दो कैंडिडेट्स हैं जिनको आप इंटरव्यू कर सकते हैं। एक हैं प्राइम इमरान खान, द वर्ल्ड कप विनर फॉर पाकिस्तान, और दूसरे हैं प्राइम विराट कोहली। ही इज़ द ओनली कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट जिन्होंने 90s के अंदर अपना स्कोर 90s में था और इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया। पीएसएल को किस तरह से देखते हैं आप, स्पेशली पीएसएल 10 को? पीएसएल नो डाउट पाकिस्तान का तो एक बेस्ट इवेंट है, एंटरटेनमेंट है, लोग उसको फॉलो करते हैं, हमारी क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। फखर जमान, अ प्योर मॉडर्न डे बैटर। हेलो एंड वेलकम टू ऑफ टॉपिक पावर्ड बाय गोबीज पेंट्स। आज हमें बड़े ही इंटरेस्टिंग गेस्ट ने ज्वाइन किया है और ये जो हम क्रिकेट मैचेस को लाइव देख रहे होते हैं, जो उसमें स्टैट्स आ रहे होते हैं, ग्राफ्स आ रहे होते हैं, नंबर्स आ रहे होते हैं, उनके पीछे जो लोग काम करते हैं उनमें से एक बहुत बड़ा नाम मज़हर अरशद, स्टैटिस्टिशियन, एनालिस्ट। वेलकम ऑन ऑफ टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम मज़हर, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। ज़बरदस्त। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि मज़हर अरशद ने एक ऐसी फील्ड चुनी जो नॉन एग्जिस्टेंट थी जब आप इस फील्ड में आए, तो ज़रा बताएं कि ये जो आपका सफ़र है, एक तो इन शॉर्ट आपने पहले बड़ी दफ़ा बता दिया, लेकिन हमारे व्यूअर्स को भी बताएं कि किस तरह से आपका रुझान इस तरफ बना कि आपने स्टैटिस्टिशियन बनना है, एनालिस्ट बनना है। अच्छा, जैसे आपने बात की ना कि नॉन एग्जिस्टेंट है, तो वो पाकिस्तान में शायद था और मेरे लिए भी था। मतलब कि इंटरेस्टिंग बात ये है कि 6 महीने पहले जब मैं इस फील्ड में आया तो शायद मुझे आइडिया भी नहीं था कि कोई इस तरह की भी चीज़ या इस तरह का भी रोल जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो क्रिकेट का ऑब्वियसली शौक था, जैसे आपको है, हम सबको है। तो बचपन से जो है वो चीज़ों को नोट करना, क्रिकेट रिकॉर्ड्स को, फिर थोड़ा बहुत लिखना जो है वो शुरू किया, उसकी कोशिश की। पाकिस्तान के एक बड़े नामवर कमेंटेटर हैं तारिक सईद, उर्दू कमेंट्री में बड़ा नाम है उनका। बिल्कुल। तो वो जो है मेरी उनसे मुलाकात हुई इसी तरह क्रिकेट में, जिस तरह आपसे मुलाकात हुई ड्यूरिंग पीएसएल। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा गाइड किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो स्टोरीज़ हैं उसमें भी नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वाई डोंट यू ट्राई समथिंग इन टीवी। या तो मैंने कहा टीवी के अंदर भी कोई इस तरह की चीज़ होती है, तो मुझे तो आइडिया ही नहीं था। देन फिर मैंने जो है वो कुछ लोगों को अप्रोच किया और 10 स्पोर्ट्स में एक अपॉर्चुनिटी मिली। फिर वहाँ से एज ए फ्रीलांसर जो है वो करते करते आज आपके साथ बैठे हुए हैं। ज़बरदस्त जी। मुझे ये बताएं मज़हर भाई कि ये जो आप स्टैट्स और ये एनालिस्ट वाला रोल आप प्ले करते हैं, स्टैटिस्टिशियन वाला, नंबर्स के साथ हर वक्त रहना, इसके लिए किस तरह की तालीम जो है वो आपको लगता है कि बेहतर रहेगी? क्योंकि अब तो देखिए इट्स मल्टी मिलियन इंडस्ट्री देखा जाए तो क्रिकेट जो है, और अब बिहाइंड द कैमरा बहुत काम हो रहा है। तो किस तरह से देखते हैं कि किस तरह की एजुकेशन जो है इवेंचुअली आपको एक अच्छा स्टैटिस्टिशियन बना सकती है? देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो पैशन है। मतलब कि मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई भी यूनिवर्सिटी होगी जो कि सिर्फ क्रिकेट के अंदर जो है वो डेटा को जो है वो कोई उनकी इस तरह की डिग्री हो या कोई इस तरह का प्रोग्राम हो। ओवरऑल स्पोर्ट्स डेटा या स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इस तरह की डिग्रीज हो सकती हैं, बट ये कि क्रिकेट स्पेसिफिक जो है वो मेरी नज़र में तो कोई नहीं सही है। बट ये है कि असल जो चीज़ है वो पैशन है। आपने अगर कोई और भी चीज़, इवन अगर आपने कंप्यूटर साइंस जो है वो आपने स्टडी की है या कोई और भी हैं, तो आप इस तरफ आ सकते हैं अगर आपका पैशन है। और अक्सर मुझे जब ये लोग पूछते हैं तो मैं उनको यही कहता हूँ कि कई ऐसी जो है वो स्किल्स होती हैं जो कि आप उनको कहीं से सीख नहीं सकते, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे पोइट्री है, शायरी है, आप किसी यूनिवर्सिटी में जाके सीख नहीं सकते, लेकिन अगर आप में कोई टैलेंट है उसका, तो आप अच्छे शायरों को पढ़ पढ़ के उनकी चीज़ों को फॉलो करके ख़ुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आई थिंक शायद ब्रॉडकास्ट के अंदर भी कई ऐसी चीज़ें हैं, जिस तरह प्रेजेंटर्स होते हैं, एंकर्स होते हैं, बिहाइंड द कैमरा कितने लोग होते हैं, यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग होती है कितने लोग हैं, तो ये सारा कई इसमें टैलेंट होता है जिसको कि आई डोंट थिंक कि आप जो है एज ए डिग्री लेके जो है वो सीख सकती हैं। मतलब ज़्यादा पैशन ड्रिवन है। पैशन ड्रिवन है, ऑब्वियसली एजुकेशन मैटर करती है। अब जिस तरह जो जिद्दत आती जा रही है चीज़ों में, तो जिस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं, कोई आईटी से रिलेटेड अगर कोई इस तरह के टूल्स हैं, कंप्यूटर टूल्स हैं, तो उसकी नो हाउ आपको होनी चाहिए। पहले लोग होता था जो स्टैटिस्टिशियंस होते थे वो इतनी बड़ी बड़ी बुक्स को साथ कैरी किया करते थे, आज से बिल्कुल 20-25 साल पहले। लेकिन अब तो हर चीज़ वो आपके एक लैपटॉप के अंदर है। तो आई थिंक कि एजुकेशन ऑब्वियसली जो है वो मैटर करती है, बट उसके साथ साथ जो है वो आपकी स्किल और पैशन बहुत ज़रूरी है। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा मज़हर भाई, मुझे ये बताएं कि आप किस तरह से डेटा कीप करते हैं? फॉर एग्जांपल मेरे जहन में तो इस तरह आता है कि भाई बहुत सारी एक्सेल शीट्स होंगी आपके पास, आपने डिफरेंट फोल्डर्स बनाए होंगे, ये मैकेनिज्म किस तरह से चलता है? देखें, असल अगेन इसमें यही आती है कि आपका जो पैशन है ना, आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि देयर इज़ समथिंग गोइंग टू हैपन या देयर इज़ समथिंग विच हैज़ हैपेंड।
लेट्स से कि अगर बाबर आजम ने जो है वो अगर उसकी परफॉर्मेंस है फास्ट बॉलिंग का वो बहुत अच्छा खेल रहा है, पैट कमिंस का वो बहुत अच्छा खेलता है, उसका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, तो ये ऐसे नहीं है कि आप एकदम से रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा, कहीं ना कहीं आपके जहन में ये चीज़ होगी कि यार बाबर आजम को मैंने जब भी देखा है ये पैट कमिंस को बड़ा अच्छा खेलता है, तो लेट्स फाइंड हिज रिकॉर्ड अगेंस्ट कमिंस, देन यू विल फाइंड कि यार बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। तो आई थिंक अगेन आपकी गेम में इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। जहाँ तक बात है डेटाबेस की, तो उसके अंदर देखें कई जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो ऑनलाइन भी मौजूद हैं, कई जो है वो बिहाइंड पे वॉल भी हैं, जिस तरह क्रिकेट आर्काइव है उनका एक बड़ा एक्सटेंसिव जो है वो डेटाबेस है, उसको भी मैं यूज़ करता हूँ। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक स्टैटिस्टिशियन है रिक फिनले, उनका एक बड़ा ज़बरदस्त डेटाबेस है, उसको भी जो है मैं यूज़ करता हूँ। क्रिक इन्फो है, कुछ फिर मेरा अपना डेटाबेस है, स्पेशली जो रिसेंट टाइम्स के जो रिकॉर्ड्स हैं। देन आप जितने मैचेस करते जाते हैं उसकी जितनी भी एक्सेल शीट्स हैं आपको वो उसको मैं साथ साथ जो है वो अपना रखता हूँ। तो बात ऐसा होता है कि वो मैंने कोई रिकॉर्ड निकाला होता है लेकिन वो उस मैच में यूज़ नहीं हुआ होता, लेकिन 1 महीने के बाद या कभी कभी 1 साल के बाद वो एकदम से जो है दोबारा रेलिवेंट हो जाता है। तो देन आप बजाय इसके कुछ को दोबारा से निकालें, यू कैन गो इन योर ओल्ड फाइल्स और वहाँ से जो है, तो आई थिंक इसके अंदर काफ़ी जो है वो फैक्टर्स हैं। बट अगेन मैं इसमें यही कहूँगा कि देखें जिस तरह यहाँ पे जो है वो आप कोई 50 लाख रुपए का कैमरा ला के रख दें, लेकिन मैं उसको ऑपरेट नहीं कर सकूँगा, ठीक है, जो यहाँ के एक्सपर्ट्स हैं वही उसको जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो इसी तरह क्रिकेट के सॉफ्टवेयर्स एग्जिस्ट करते हैं, बट अगेन अगर आपके पास वो अगर हैं भी तो आपको अगेन एक स्किल चाहिए और एक नॉलेज चाहिए टू एग्जीक्यूट जो भी आपके जहन में क्वेश्चंस हों। ज़बरदस्त। और एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग आपने की है कि डेटा इटसेल्फ कुछ नहीं है, अगर आपके पास कोई स्टोरी है उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए तो फिर ही उसकी अहमियत है। देखें अक्सर एक बात होती थी और मैंने ये बात हाईलाइट भी की थी कि बाबर आजम लेफ्ट आर्म स्पिन के ऊपर जो है वो 10 बार आउट हो गए हैं। सही है, ठीक है, तो लोग इसको नेगेटिव स्टैट के ऊपर पेश करते थे। अब अगर हो गया हो तो मुझे रिसेंट नहीं पता, लेकिन मैं आपको उस टाइम की बात बता रहा हूँ, आज से 1-2 साल पहले की, जब श्रीलंका में टेस्ट सीरीज हो रही थी और प्रभत जयसूर्या बार बार बाबर आजम को आउट कर रहे थे, तो लोगों के जहन में था वो 10 बार आउट हो गया है। तो भाई अगर वो 10 बार आउट हुआ है तो उसने उन बॉलर्स के अगेंस्ट कोई 500 रन भी किए हुए हैं या 400 रन भी किए हैं। बिल्कुल ठीक। तो अब जब आप एवरेज निकालेंगे तो वो 40 या 50 की एवरेज होगी। अब 40 की 50 की एवरेज बुरी नहीं है, आप बेशक 20 बार आउट हो जाएं किसी बॉलर से या किसी स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ डिलीवरी से, अगर आपकी एवरेज उसके ऊपर अच्छी है तो वो अब देखेंगे कि वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो थोड़ी सी मिसलीडिंग थी। तो आई थिंक कि कॉन्टेक्स्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट। हम अक्सर ये बात कर देते हैं कि जी फलां प्लेयर है उसके बहुत ज़्यादा रन हैं, अगर उसने सबसे ज़्यादा इनिंग्स खेली हैं, वो ओपनर है, तो दैट मीन्स कि उसके पास जो रिसोर्सेज थे वो भी ज़्यादा थे। तो आई थिंक डेटा को एक्सट्रैक्ट करना देन उसमें से स्टोरी निकालना आजकल ये सबसे बड़ा एक चैलेंज है। मैं आपकी बात को यहाँ पे बैक इस तरह करूँगा कि पिछले दिनों मोहम्मद रिजवान खेले, बड़ा अच्छा खेले, तो पोस्ट मैच में उनसे पूछा गया जी आपकी एवरेज बड़ी अच्छी हो गई है, इस तरह का कोई सवाल था, मुझे एग्जैक्टली सवाल नहीं याद, मुझे उनका जवाब याद है। उन्होंने कहा देखें जी स्टैट्स वगैरह मैं नहीं देखता, शायद आपको याद होगा वो लम्हा, कहते हैं स्टैट्स वगैरह मैं नहीं देखता क्योंकि हर मैच विनिंग सिचुएशन डिफरेंट है। कहीं आपके लो स्ट्राइक रेट पे आप मैच जिता रहे हो, कहीं आपको हाई स्ट्राइक रेट रख के मैच जिताना पड़ रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपका वो स्टैट काउंट हो गया। इसी तरह हम देखते हैं कि हार्दिक पांड्या इज़ नोन फॉर हिटिंग हार्ड, लेकिन उनका अगर आप स्ट्राइक रेट देखें तो वो इतना ज़्यादा नहीं था, वो अंडर 100 है। हार्दिक अंडर 100 स्ट्राइक रेट समझ ही नहीं आते। बट अगेन जब आप देखते हैं कि इंडिया को क्या कंडीशंस मिली, इंडिया को चेज़ करने को ही मिला, तो चेज़ उन्होंने वही करना था जो उनके सामने था, यू नो। तो समटाइम्स ये भी होता है कि आपके जो स्टैट्स हैं एग्जैक्टली स्टैट्स ही नहीं बता रहे होते हो कि आप बहुत ही आलीशान प्लेयर हो या बहुत बुरे प्लेयर हो। तो वो आपकी बात ठीक है कि स्टैट्स जो हैं दे आर जस्ट देयर टू सपोर्ट योर नैरेटिव। बिल्कुल। आई थिंक कि जैसे आपने ही बात की चैंपियंस ट्रॉफी की, अब देखें कि इंडिया हालांकि टूर्नामेंट जीता है, लेकिन जो लीडिंग रन गेटर्स हैं उनमें इंडिया का कोई प्लेयर नहीं था। आई मीन टॉप 3 में नहीं था, टॉप पे नहीं था, क्योंकि वो दुबई में खेल रहे थे, वहाँ पे लो स्कोरिंग मैचेस हुए हैं। बाकी लाहौर में खेल रहे थे, लाहौर में हर मैच में 300 हो रहा था। तो ये भी जो है वो कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो आपको देखना पड़ता है। डेटा कई किस्म का हो सकता है, इन्फॉर्मेशन हो सकती है, परफॉर्मेंस एनालिसिस हो सकते हैं, कई सिर्फ फन फैक्ट्स भी हो सकते हैं जिनका कि मतलब कि किसी परफॉर्मेंस से कोई लिंक नहीं है, वो सिर्फ लोगों को एंटरटेन करने के लिए होते हैं। तो आई थिंक जैसे आपने भी बोला कि आपको डेटा को आजकल कॉन्टेक्स्ट में लेकर आना ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। बिल्कुल ज़बरदस्त है जी। आगे बढ़ते हैं, हॉपिंग ऑन टू चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में 29 साल बाद एक बहुत बड़ा इवेंट। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको एज एन इवेंट ये कैसा लगा, क्योंकि आईसीसी के आपने इतने सारे इवेंट्स किए, 2015 वर्ल्ड कप से आपका जो करियर शुरू होता है आईसीसी के साथ, तो किस तरह से देखा आपने पाकिस्तान में होता हुआ ये इवेंट? देखें, मैं तो ये समझूंगा कि मेरी जो अर्लीस्ट मेमोरी है ना क्रिकेट की,
वो 96 वर्ल्ड कप है। एंड दैट वाज द टाइम कि जब मुझे क्रिकेट से एक किस्म का प्यार हो गया कि भाई इससे अच्छी तो कोई चीज़ ही नहीं है। और उसके पीछे बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि मैं लाहौर में रहता था, तो हम मतलब कि स्कूल जाते थे तो पूरे लाहौर को जो है वो मतलब कि सजाया हुआ था कि यहाँ पे वर्ल्ड कप फाइनल होना है। पाकिस्तान की टीम भी तब वर्ल्ड चैंपियन थी, डिफेंडिंग चैंपियंस थे। तो वर्ल्ड कप से रिलेटेड उस टाइम काफ़ी जो टीवी के ऊपर सॉन्ग्स थे वो थे, और हर जगह जो है वो क्रिकेट की बात होती थी। तो उससे कई लोगों में जो है वो पैशन जो है वो क्रिकेट का आया। तो अब आई थिंक एक सेम जो है वो एटमॉस्फेयर था कि इतने सालों के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही थी, और आप जहाँ पे भी जाते थे लोग चैंपियंस ट्रॉफी को डिस्कस कर रहे थे सोशल मीडिया पे वैसे भी। तो एक तो ये है कि कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमें पता है कि 10-11 साल यहाँ पे क्रिकेट नहीं हुई थी, और उसके बाद फिर क्रिकेट वापस आई और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान ने बायलैटरल सीरीज होस्ट की और अब इतना बड़ा इवेंट होस्ट किया। तो एक तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इवेंट था। ठीक है, आपकी टीम ने अच्छा नहीं खेला, लेकिन ओवरऑल आई थिंक कि जिस तरह नए स्टेडियम्स बने हैं, ऑब्वियसली अब इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो इम्प्रूव होता है। तो कराची में हमने देखा कि डेवलपमेंट हुई, रावलपिंडी में हुई, लाहौर का तो ऑलमोस्ट पूरा स्टेडियम ही जो है वो नया बन गया। तो अब आई थिंक पेशावर भी शायद उस रेस के अंदर है कि जल्दी से उनका भी स्टेडियम बन जाए। बिल्कुल तो आई थिंक ओवरऑल जो है वो क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही पॉजिटिव मोमेंट था पाकिस्तान के लिए। फैंस की बात कर लेते हैं। विक्रांत गुप्ता आए हुए थे और भी लीडिंग जर्नलिस्ट इंडिया से आए हुए थे, और वो अमेज होके गए हैं, इतना उनको ज़बरदस्त वेलकम मिला है। और पाकिस्तानी फैंस ने विराट कोहली की शर्टें पहनी हैं, रोहित शर्मा की शर्टें पहनी हुई हैं, इंडियन फ्लैग्स जो हैं वो ओढ़े हुए हैं इन सपोर्ट ऑफ क्रिकेट। तो ये किस तरह से देखते हैं आप, ये हमारी जो नेबरिंग कंट्री है उसको कैसा मैसेज जाता है? देखिए, आपने कुछ बात की जो मीडिया के लोग आए थे इंडिया से, तो इनफैक्ट पीएसएल में या दूसरे क्रिकेट में भी कई इस तरह का जो फॉरेन क्रू है जब वो पाकिस्तान आता है, तो कई तो खैर अब रेगुलरली आ रहे हैं, तो उनको तो पाकिस्तान का शायद मेरे से ज़्यादा आइडिया हो गया है कि लाहौर में खाना कहाँ से खाना है, शॉपिंग कहाँ से करनी है। बट कई जो फर्स्ट टाइम आते हैं वो हमेशा पाकिस्तान को देख के सरप्राइज होती हैं, क्योंकि शायद पाकिस्तान से बाहर जो हमारी जो कंट्री की जो प्रोजेक्शन है वो शायद इतनी अच्छी नहीं है। जो भी उसमें मीडिया का रोल है, फॉरेन मीडिया हो जो भी हो, तो वो लोग शायद समझते हैं कि पता नहीं यार यहाँ पे जो है 10 साल क्रिकेट नहीं हुई थी तो कैसा माहौल होगा। लेकिन जब वो आते हैं तो दे आर ऑलवेज प्लेजेंटली सरप्राइज। दूसरी जो आपने बात की थी कि जो फैंस हैं, देखिए विराट कोहली की पाकिस्तान में इतनी बड़ी फॉलोइंग है कि शायद मेरा ख्याल है कि इसका आइडिया विराट कोहली को भी नहीं होगा। इंडिया में तो चले इट मेक सेंस, यहाँ फिर वो इंडिया के लोग जो कि एक्सपैट्स हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, अगेन इट मेक सेंस। लेकिन पाकिस्तान में ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। 2019 के वर्ल्ड कप में भी किसी तरह के इमेजेस थे कि कई लोग जो हैं वो पाकिस्तान की जर्सी के ऊपर विराट कोहली का नाम मैंने देखा, बिल्कुल वो नाम लिख के जो है वो कोई अपना ड्राइव कर रहा है, कोई मोटर बाइक के ऊपर है। जिस तरह आप कह लें कि इंडिया की जो फिल्म इंडस्ट्री है उनके जो हीरोज हैं उनकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है। तो पिछले कोई 10-12 साल में क्रिकेट भी उसी कैटेगरी में आ गई है। उसके पीछे ये भी फैक्टर हो सकता है कि पाकिस्तान के पास अब उतने बड़े स्टार्स नहीं हैं। जिस तरह 90s के अंदर जो है अगर इंडिया में कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर था भी तो उसकी पाकिस्तान में इतनी फॉलोइंग नहीं थी, क्योंकि हमारे अपने हीरोज बहुत ज़्यादा, हमारे अपने हीरोज थे। वसीम, वकार, इमरान खान, तेंदुलकर को हमेशा शहीद अनवर बीट कर जाते थे, तो वो मतलब कि एक राइवलरी थी। लेकिन अब शायद वो, क्योंकि पाकिस्तान में स्टार वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई है, तो ऑब्वियसली जब आपकी अपनी स्टार वैल्यू कम होगी तो आप दूसरे लोगों को देखेंगे, और आप सबसे पहले उन लोगों को देखेंगे जो कि आपके जैसे, यानी कि कल्चरली जो है वो मोरलेस सेम है। तो आई थिंक ये एक रीज़न है कि विराट कोहली की बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉलोइंग है। और ना सिर्फ विराट कोहली की, बाकी प्लेयर्स को भी अप्रिशिएट किया जाता है। अभी हमने देखा कि कोई विराट ने सेंचुरी की थी और पाकिस्तान इस्लामाबाद में वो कहीं पे मैच जो है दिखाया जा रहा था, और वो जो फैंस हैं वो उसकी सेंचुरी को सेलिब्रेट कर रहे थे। तो देखें जिस तरह के वो क्रिकेटर हैं, ही इज़ अ वेरी लाइकेबल क्रिकेटर एंड ऑब्वियसली लेजेंड ऑफ द गेम, मे बी द ग्रेटेस्ट ओडीआई प्लेयर एवर। इट मेक्स सेंस एज वेल के आई थिंक ही आल्सो कैरीज हिमसेल्फ रियली वेल। खास तौर पे उनकी जो पोस्ट मैच स्पीचेस होती हैं और जिस तरह गैदरिंग में जिस तरह से बात करते हैं फैंस को लेके, फिर पोस्ट मैच जिस तरह से ऑपोजिशन प्लेयर्स से वो मिल रहे होते हैं, आई थिंक वो वाले एलिमेंट्स भी विराट के ऐसे हैं जो कि और किसी प्लेयर में आपको आज के दौर में नहीं नजर आते। जब पाकिस्तान इंडिया के अक्सर मैचेस होते हैं तो हम देखते भी हैं कि वो मैच से पहले जाके पाकिस्तान के प्लेयर से मिल रहे हैं। एक दो बार तो ड्रेसिंग रूम में भी चले गए थे, जो एशिया कप था, तो उसके अंदर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फुटेज थी। देन एक जो एशिया कप T20 फॉर्मेट था उसमें शाहीन इंजर्ड थे, उनसे जाके वो मिले मैच से पहले कि आपकी जो है वो क्या फीलिंग्स है। हारिस रऊफ से वो मिले कि उनसे पूछा उनका हाल चाल, वो छक्के मारने के बाद की बात है ये। तो आई थिंक वो ऑब्वियसली उनके अंदर कोई इस तरह का नहीं है कि आप कोई आउट ऑफ द वे जाके स्लेज करें या कोई मीडिया में इस तरह के स्टेटमेंट्स दें किसी कंट्री के अगेंस्ट या किसी प्लेयर के अगेंस्ट। जब बाबर आजम अच्छी फॉर्म में थे तो उनके उस टाइम इंटरव्यूज़ भी आए जिसमें कि उन्होंने बाबर आजम को बड़ा अप्रिशिएट किया। यहाँ तक उन्होंने बोला कि इस टाइम तीनों फॉर्मेट्स में सबसे जो बेस्ट प्लेयर है वो बाबर है। उनका जो कंडक्ट है एज ए स्पोर्ट्स पर्सन
और जिस तरीके से क्रिकेट में मेरा ख्याल है कि वो जितना बेहतर अंदाज में क्रिकेट को सेल करते हैं, आई डोंट थिंक कि करंटली कोई और क्रिकेटर इस तरह करता है। उसकी रिसेंट एग्जांपल है जो अभी एक रणजी ट्रॉफी का मैच था, उन्होंने सालों के बाद एक दिल्ली में मैच क्या खेला। बात है। एक डोमेस्टिक इवेंट जो है वो एक किस्म का इंटरनेशनल इवेंट बन गया। पीजीटी के बाद ये बात हो रही थी कि शायद विराट कोहली जो हैं अब ही शुड रिटायर, या प्लेइंग 11 ऑफ इंडिया में शायद उनका नाम ना हो। रोहित शर्मा के बारे में भी ये बातें हो रही थी। हालांकि टेस्ट फॉर्मेट था लेकिन फिर भी जज हो रहे थे दोनों प्लेयर्स। हमारी ज़रा सेंटिमेंटल किस्म की फ़ैन फॉलोइंग्स हैं, लेकिन फिर आप देखें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इन्हीं दोनों की परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेज हैं। मतलब इंडिया पाकिस्तान मैच में विराट कोहली का इतना इंपॉर्टेंट रोल है उस मैच में कि हम जब उसको गौर से देखें ना तो नज़र आता है कि यार ये वो विकेट थी। और ऐसी विकेट थी कि पोस्ट मैच में मोहम्मद रिजवान कैप्टन ऑफ पाकिस्तान बात क्या कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई सब ठीक है, हम हार गए, ठीक है, लेकिन जिस बंदे को मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ वो है विराट कोहली। मैं हैरान हूँ उनके वर्क एथिक पे, मैं हैरान हूँ बंदा कैसी मेहनत और कोशिश करता है। तो मुझे ये बताएं कि आप किस तरह से देखते हैं इनको एज ए क्रिकेटर भी, क्योंकि ये एक बड़ी ज़्यादा चीज़ डिस्कस होती है कि विराट कोहली अब सिर्फ क्रिकेट के ब्रांड एम्बेसडर हैं, प्लेयर्स शायद उनसे बेहतर हैं इंडिया के पास जो अब उनको रिप्लेस कर सकते हैं। क्या आप ये बात समझते हैं ये ठीक है, या विराट कोहली की अभी भी जगह बनती है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में उन्होंने दिखाया कि वो क्या है? देखिए, वनडे में तो आप अभी भी उनकी प्लेस को क्वेश्चन नहीं कर सकते। टेस्ट मैचेस में ठीक है, आप ये कह सकते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट वैसे भी थोड़ी सी मुश्किल हो गई है इन द रिसेंट ईयर्स। आप देखेंगे ओवरऑल भी जो एवरेजेस हैं वो थोड़ी सी कम आई हैं, और वनडे जो है वो हमेशा से विराट का स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेट रहा है। 50 सेंचुरीज हैं इस फॉर्मेट के अंदर, अब तो 50 से भी ज़्यादा हो गई हैं। तो आई थिंक कि उन्होंने दिखाया है कि आप जो है फॉर्मेट्स को मिक्स नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं है कि अभी सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बात हो रही थी, इससे पहले भी विराट कोहली के ऊपर एक फेज़ आया था इवन इन वनडे क्रिकेट, जब ये बात होना शुरू हो गई थी कि क्या इनको टीम में होना चाहिए। देन उन्होंने वर्ल्ड कप 23 में दिखाया ही स्टिल अमंग द बेस्ट। सबसे ज़्यादा उन्होंने रन्स किए, सेंचुरीज की, क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो आई थिंक के वनडे में तो आप किसी भी तरह से ये नहीं सोच सकते कि ही डज़ नॉट बिलोंग देयर। देन जो उनके जो फिटनेस एथिक्स हैं, आप देखेंगे दुबई की कंडीशंस में उनको आइडिया हो गया कि यहाँ पे ज़्यादा शायद बाउंड्रीज नहीं मिल रही, तो मोस्टली जो है उनके जो रन थे वो उन्होंने सिंगल और डबल्स में लिए। 70% फाइनल से पहले जो है 70% ऑफ हिज रन्स रनिंग बिटवीन द विकेट्स। उसके अलावा भी आप देखें कि इस तरह के मैचेस थे कि सिर्फ 5 चौके मारे हैं और ओवरऑल उनका जो स्कोर है वो 80 है। तो आई थिंक सारा कुछ जो है ना वो उसके पीछे उनकी फिटनेस है। अगर आपकी इतनी फिटनेस ना हो तो आप इतनी सिंगल डबल्स दे भी नहीं सकते। तो आई थिंक के वनडे में तो वो किसी भी तरीके से बाहर नहीं होते। T20 में चलें रिटायर हो गए हैं, बट रिटायर भी एक अच्छे नोट के ऊपर हुए। वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर, T20 वर्ल्ड कप फाइनल में ही वॉज प्लेयर ऑफ द मैच। और टेस्ट एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें कि आप कह सकते हैं कि उन पर ज़रा थोड़ा सा बैड फेज़ चल रहा है, और बहुत लंबा हो गया अब तो, खैर कोई 40 टेस्ट मैचेस का वो फेज़ हो गया है। बट अब ये तो आई थिंक कि जब आप इस कैलिबर के प्लेयर हों तो देन जो सिलेक्टर्स हैं वो भी सोचते हैं कि यार नहीं, ही माइट प्रूव अस रॉन्ग, कि इसको मजीद मौका दो, जिस तरह वनडे में दिया। और वर्ल्ड कप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, चैंपियंस ट्रॉफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो मे भी वो ये सोच रहे होंगे कि शायद टेस्ट के अंदर भी उनकी वो वाली फॉर्म वापस आ जाए। आगे बढ़ते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तरफ वापस चलते हैं। डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं जो हमारा स्क्वाड था, क्या वो ठीक सेलेक्ट हुआ था, या उसमें आपको लगता है कि डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टैटिस्टिशियन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चेंजेस होने चाहिए थे, और कहीं हमारी जो डेटा टीम है, जो हमारे एनालिस्ट हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उनसे शायद कोई थोड़ी मिसमैनेजमेंट या मिसकैलकुलेशन हुई हो? देखिए, आई थिंक गलतियां तो हुई हैं, बट अगेन हमारे यहाँ शायद लोग गलती के ऊपर बात करने को ऐसे लेते हैं कि शायद अब उस बंदे को फारिग कर देना चाहिए। हर एक बंदे से गलती होती है, और जब आप किसी को एक एक्सटेंडेड रन देंगे देन ही आप उसको जज कर सकते हैं। तो अगर अभी आपने एक नई सिलेक्शन कमेटी बनाई है जो कि रिसेंटली आई है, वैसे तो पाकिस्तान चेंज करता ही रहता है बहुत ज़्यादा, तो पिछले 4 साल में 26 सिलेक्टर्स आई थिंक जी, और पिछले कोई 7-8 साल में कोई 8 कोचेज आए हैं, देन उसमें कई आपके मेंटोर्स भी आ जाते हैं। तो लेकिन जो भी है, अगर कोई गलती भी कर रहा है तो आपने उसको एक एक्सटेंडेड रन देना है, ताकि जो आगे वाला बंदा आएगा उसके ऊपर ये प्रेशर ना हो कि यार अगर मैंने एक गलती की तो मैं फारिग हो जाऊँगा। तो आई थिंक कि एक किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जो है ना वो स्टेबिलिटी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जहाँ तक बात है डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिल्कुल आई थिंक कि पाकिस्तान ही 2 ऐसी टीम्स थी पूरे टूर्नामेंट में जो कि एक स्पिनर के साथ आई थी। एक इंग्लैंड थी, उनके पास सिर्फ आदिल रशीद था,
और पाकिस्तान जिनके पास सिर्फ एक ही स्पिनर थे, अबरार अहमद। और इंग्लैंड को भी ड्यूरिंग द टूर्नामेंट रियलाइज़ हुआ कि ये गलत है, उन्होंने भी एक और स्पिनर ऐड कर लिया था, रेहान अहमद को, और पाकिस्तान ने फिर भी वो नहीं किया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपकी सब कॉन्टिनेंट कंडीशन, जिसमें कि आपने एक मैच दुबई में खेलना है, और अगर आपका इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो जाता तो फिर दुबई में 2 मैचेस थे, आपके पास एक स्पिनर है, और जो बाकी टीम्स आई हैं वो 4-4, 5-5 स्पिनर्स के साथ जो है वो खेल रही हैं। तो आई थिंक ये, मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान को 5 स्पिनर रखने चाहिए थे, लेकिन आपके 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर होने चाहिए थे। आप 4 बॉलर्स और 5वें पार्ट टाइमर के साथ नहीं खेल सकते। ये जो है वो बहुत ही गलत एक स्ट्रेटेजी थी, और हमेशा ये स्ट्रेटेजी ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। लेकिन मजहर भाई, सॉरी आपको यहाँ पे इंटरवीन करूंगा, मुझे ये बताएं कि ये चीज़ जिस दिन स्क्वाड आया था ना, अगले मिनट ये बात डिस्कस होना शुरू हो गई थी, ट्विटर पे डिस्कस हो रही है, हर जगह डिस्कस हो रही है, हर शो पे हम सुन रहे हैं। कोई ऐसा तरीका नहीं बन सकता था कि फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाती स्क्वाड की तरफ से, थोड़ा सा वो फीडबैक ले लेते? आपको क्या लगता है कि वहाँ पे थोड़े स्टबर्न बिहेवियर था इनका सिलेक्टर्स का, या देवर विद अ प्लान? आई थिंक कि उनका एक अपनी एक सोच थी, और आपने जो बात की ना कि एक्सपर्ट का ओपिनियन ले लेना चाहिए था, पाकिस्तान में एक्चुअली इतने ओपिनियंस हैं कि अब तो कोई बंदा ठीक भी ओपिनियन दे रहा हो ना, तो आपको थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि यार हर तरफ से ओपिनियन आ रहा है, हर तरफ से क्रिटिसिज्म है। क्योंकि पाकिस्तान में जो इस टाइम प्लेयर्स का जो हाल किया जा रहा है, जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इवन टीवी के ऊपर जिस तरीके से प्लेयर्स को डिस्कस किया जाता है, वो आई थिंक एक बहुत ही आपकी जो है ना गलत एक कल्चर का जो है ना वो हिस्सा बन रहा है। मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा कि सारे बुरे हैं, कई लोग बहुत अच्छे भी एनालिसिस करते हैं, बड़ी तरीके से भी बात करते हैं, अगर क्रिटिसाइज भी करें तो बहुत तरीके से करते हैं। लेकिन कई लोग जो है वो फिर बिलो द बेल्ट जब बातें करते हैं तो वो चीज़ ड्रेसिंग रूम में इंस्टिल कर जाती है, एक प्रेशर आ जाता है प्लेयर्स के ऊपर। यही वजह है कि पाकिस्तान की जो अप्रोच भी रही है वो काफ़ी एक टिमिड अप्रोच के साथ खेलते रहे हैं। और सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बिल्कुल समझूंगा कि आपके पास एक ओपनर भी कम था और आपके पास एक स्पिनर भी कम था। बिल्कुल ठीक है, तो मतलब सिलेक्शन में आपको लूप होल्स नजर आ रहे हैं, और बड़े ऑब्वियस लूप होल्स थे ये, बहुत ज़्यादा। आई थिंक देखिए, जहाँ पे साइम इंजर्ड हुआ है तो एक प्लेयर की इंजरी के ऊपर आपकी पूरी प्लानिंग नहीं चेंज हो सकती। आप बाबर आजम सारी ज़िंदगी 3 के ऊपर खेलते रहे हैं, और वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट नंबर 3, और इतने बड़े इवेंट में आपने उसको ओपन कर दिया एकदम से। मैं ये नहीं कह रहा कि एज एन ओपनर वो परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन करने की ज़रूरत क्या थी? यहाँ तो होना कि आपके पास ओपनर्स एग्जिस्ट नहीं करते। अगेन बात करूंगा मैं स्टेबिलिटी की, कि अब्दुल्ला शफीक को आपने एक सीरीज के ऊपर जो है वो ड्रॉप किया, कि उसने तीन बार वो 0 के ऊपर क्यों, वो भी 3 दफ़ा क्यों भेजा उसको? मैं तो सवाल ये करना चाहूँगा मज़हर भाई, कि जब आपको नज़र आ रहा है कि उन कंडीशंस पे वो बाकायदा बहुत बड़े फ्लॉज चल रहे थे, अब्दुल्ला शफीक को हम इस तरह नहीं जानते, तो अगर वो इस तरह के चल रहे थे तो क्या प्रैक्टिसेस में वो फ्लॉज नज़र नहीं आ रहे होंगे? और अगर वो आ रहे थे तो फिर भी 3 दफ़ा भेज दिया। अब्दुल्ला शफीक की वनडे में कोई ख़राब परफॉर्मेंसेस तो नहीं थी, वर्ल्ड कप में ही वाज वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स। देन ऑस्ट्रेलिया में भी ठीक खेले हैं। एक कोई स्पेसिफिक बॉलर के अगेंस्ट या कंडीशंस में आपका बुरा टाइम चल सकता है, और उस बेस पे आई थिंक कि उनको नहीं ड्रॉप करना चाहिए था। और ये जो ऐसी गलतियां थी ना, देखें कई चीज़ें होती हैं जो कि कंट्रोलेबल नहीं होती। प्लेयर की बैड फॉर्म चल रही है, बॉलर इंजर्ड हो गया, बॉलर की बैड फॉर्म चल रही है, उसको रन्स पड़ रहे हैं, उसके ऊपर बाज़ औक़ात आप बर्दाश्त कर लेते हैं कि यार ठीक है कि इसका बुरा दिन है। लेकिन जब आपकी एप्लीकेशन ही ख़राब हो, मतलब कि क्रिकेट को लेके कि ओपनर जो है वो मेकशिफ्ट है, स्पिनर आपका मेकशिफ्ट है, पार्ट टाइमर्स के ऊपर आप गुजारा कर रहे हैं, तो ये चीज़ें कंट्रोलेबल्स हैं। ये आप मैच हार रहे हैं पेपर के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर नहीं। तो आधा मैच तो आपने पहले ही उनको पकड़ा दिया ना, कि आपने उनको बता दिया कि हम 4 बॉलर्स के साथ हारे हैं। और अभी नहीं है, पहले भी ऐसे होता रहा है। मैं बार बार एक एग्जांपल देता हूँ कि जो मेलबर्न में जो मैच था, ठीक है विराट कोहली ने एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेली, वो पाकिस्तान कभी मैच हार ही नहीं सकता था अगर सिर्फ सिलेक्शन ठीक होती। सिर्फ सिलेक्शन ठीक होती कि आपने जब मैच स्टार्ट किया आपने दूसरों को बता दिया कि भाई मेलबर्न में स्पिनर्स ने कुछ नहीं करना, लेकिन हमारे पास 2 स्पिनर्स हैं, 2 स्पिनर्स से आपने मैच खेला। और इंडिया को पहले से पता था कि भाई जो मर्जी हो जाए, हमने 8 ओवर्स तो स्पिनर्स के हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। और एंड पे एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपने नवाज को आखिरी ओवर आपको करवाना पड़ गया। उसमें नवाज का कसूर नहीं है, लेकिन आपके पास कुछ था ही नहीं। और अगले मैच में जो है आप चौथा फास्ट बॉलर लेकर आ रहे हैं। आपकी टिमिड अप्रोच थी कि हमारी बैटिंग कोलैप्स ना हो जाए, और आपने एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाया हुआ था। हैदर अली और आसिफ अली में से आई थिंक एक को नहीं वो मैच खेलना चाहिए था, आप एक सीमर को खिलाते। तो पाकिस्तान कई जो गलतियां हैं ना वो पेपर के ऊपर कर रहा है, और आधे से ज़्यादा मैच आप अक्सर पेपर के ऊपर ही हार जाते हैं। टिमिड अप्रोच और मेंटल स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है मज़हर भाई कि जिस पे ना
जो हमारे सेना कंट्रीज़ हैं वो तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। बेन स्टोक्स की किताब पढ़ी, उसमें बहुत ज़्यादा फिटनेस का ख्याल रखा जाता है। फिर जसप्रीत बुमराह को आप देखें, व्हेन ही वाज 100% फिट तब वापस आए। तो आप बताएं कि ये जो मेंटल स्ट्रेंथ है और ये जो टिमिड बिहेवियर है, ये डेफिनेटली इंटरलिंक्ड है। एक तो ये चीज़ क्लियर करें कि क्या ये इंटरलिंक्ड हैं, और अगर ये इंटरलिंक्ड हैं, पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट क्या एक्शन ले रही है इस पर? हम सभी बात ये है कि मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर कमेंट देना तो एक बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है, और आई थिंक मैं शायद उस चीज़ का एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, ना मैं किसी को जज कर सकता हूँ। सही है। बट ये एक कोई इत्तेफाक नहीं है कि पाकिस्तान में भी इंसान रहते हैं, हमारे क्रिकेटर्स भी इंसान हैं, लेकिन पाकिस्तान में कभी किसी क्रिकेटर ने जो है वो ओपनली मेंटल हेल्थ के ऊपर बात नहीं की। बिल्कुल। कि कई ऐसे भी केसेस हैं कि दुनिया के बहुत बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, एशले जाइल्स हो गया, उन्होंने जो है ब्रेक ली क्रिकेट से। बेतहाशा प्लेयर्स हैं। अभी इवन रिसेंटली ग्लेन मैक्सवेल हो गए, इन्होंने ब्रेक ली कि हमें थोड़ी सी ब्रेक चाहिए। बिल्कुल। तो पाकिस्तान के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि चीज़ एग्जिस्ट ना करती हो। मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर सकता कि मुझे लगता है कि इस प्लेयर का जो है वो कोई इशू चल रहा है। आई डोंट नो कि ऐसा है कि नहीं, बट ये एक सोचने की बात है कि पाकिस्तान में या इवन सब कॉन्टिनेंट में कभी क्यों जो है वो किसी प्लेयर ने आके ओपनली बात क्यों नहीं की, क्योंकि यहाँ पे एक जरा टैबू सब्जेक्ट है ये। जो दूसरी जो बात जो कि नजर आ रही है, जिसके ऊपर आई थिंक हम कमेंट कर सकते हैं, वो आपकी ओवरऑल जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं या जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान उसमें कहाँ पे स्टैंड करता है। दुनिया में प्लेयर फास्ट बॉलर स्पेशली इंजर्ड होते हैं, वो 1 साल के बाद आते हैं, वो 140 से 145 के ऊपर बॉलिंग कर रहे होते हैं। जसप्रीत बुमराह वाज आउट ऑफ द सीन फॉर लाइक मे बी अ ईयर और सो, वापस आए, पेस उनकी नहीं गिरी और उतनी ही अच्छी बॉलिंग करे, बल्कि पहले से बेहतर थी। मार्क वुड सर्जरीज हुई हैं, पेस उनकी नहीं। आप उनकी बॉलिंग के ऊपर बात कर सकते हैं, शायद उतनी इफेक्टिव ना हो, लेकिन पेस उनकी नहीं गिरी। पाकिस्तान में जो प्लेयर जो इंजर्ड होता है, कोई फास्ट बॉलर है, वो 4-5 महीने में आता है। जो 145 का या 150 का बॉलर है, वो 140 के ऊपर चला जाता है, 140 वाला 130 के ऊपर चला जाता है। अब शायद प्लेयर्स की इंजरीज को ठीक तरीके से डायग्नोज नहीं किया जाता, या उनकी ट्रीटमेंट अर्ली कमबैक किया, शायद अर्ली कमबैक जल्दी हो जाता है। उनका जो एक रीहैब होता है उससे पहले ही आप ले आते हैं, क्योंकि अगेन आपने कल्चर इस तरह का बनाया है, प्लेयर को भी पता है कि यार अगर मैं 1 साल बाहर रहा तो कि मेरी क्रिकेट ही ना खत्म हो जाए। तो वो भी जो है फिर उनकी भी थोड़ा सा जल्दबाजी में वो जल्दी आ जाती है, और इसमें आपके बैटर्स भी अफेक्ट हुए हैं, सिर्फ बॉलर्स नहीं है। देयर इज वन एरिया वेयर पाकिस्तान दे बैडली नीड्स एन इम्प्रूवमेंट। जो आपका मेडिकल है, जो आपका डिपार्टमेंट है, जो शोबा है, जो आपके डॉक्टर्स हैं, जो फिजियोज हैं, इसको आपने इम्प्रूव करना है। अभी भी हमने देखा है कि सानुल्लाह की इंजरी के बारे में सुना है कि जी वो ठीक तरीके से डायग्नोज नहीं हुई थी। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा जो है ना एक इस टाइम पाकिस्तान में इशू है कि हम अपने प्लेयर्स को या टैलेंट को उस तरीके से मैनेज भी नहीं कर पा रहे। फास्ट बॉलर्स आते हैं, लेकिन 1-2 साल के बाद वही फास्ट बॉलर जो है वो आपको लगता है कि ये तो शायद अब इंटरनेशनल क्रिकेट के काबिल ही नहीं रहा। आई थिंक दीज फैसिलिटीज़ दे नीड एन इम्प्रूवमेंट बिग टाइम। बिल्कुल ठीक है, आपने बात पिन पॉइंट की है। और मेंटल हेल्थ से जो मेरा मेनली मकसद था ना, इट्स अ टैबू एरिया, लेकिन जिस तरह की तनकीद सोशल मीडिया पे और आपको मेन स्ट्रीम टीवी चैनल पे आपके ग्रेट क्रिकेटर्स, जिनको शायद आप देख के खुद क्रिकेटर बने होंगे, जब वो क्रिकेटर्स आपके बारे में इस तरह बात कर रहे हैं तो असर तो हो रहा होगा। और देखें, अब बहुत आराम से आप तक वो बात पहुंच जाती है जो पहले मुश्किल से पहुंचती थी। फॉर एग्जांपल, किसी ने क्या बात कहाँ की, लाखों टीवी चैनल्स हैं, हज़ारों टीवी चैनल्स हैं, कहाँ क्या बात की, एक रील में आपके सामने आ जाएगी। आप उसको तो नहीं रोक सकते हो। तो वो इम्पैक्ट जो है वो क्या आपके ऊपर कितना सवेयर इम्पैक्ट दे के जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी गेम में फिर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। 100% होता है। और अगर आई थिंक कि कोई प्लेयर ये कहता है कि वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता, तो ये बिल्कुल झूठ है। सब प्लेयर्स जो हैं वो सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है। अब उसका जो प्रेशर है, कोई प्लेयर ज़्यादा ले लेता है, कोई कम ले लेता है। अफसोस तब होता है जब आपके जो रिसेंटली रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, जो कि खुद इस चीज़ से गुजरे हैं, और अब वो लोग जो है सेम हरकतें कर रहे हैं। मतलब कि आप 1-2 साल पहले पाकिस्तान की टीम में थे, आप खुद इस चीज़ के विक्टिम थे, जो आपके ऊपर क्रिटिसिज्म होता था और अनफेयर क्रिटिसिज्म था। अब आपने भी वो वाला काम शुरू कर दिया। ऐसे इल्ज़ाम थे कि वो, मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था पाकिस्तान इंडिया जो भी नेटफ्लिक्स पे आई है, उसमें शोएब अख्तर के ऊपर जो इल्ज़ाम लगे थे कि ही इज़ फेकिंग हिज इंजरी, फिर उनको स्कैन्स दिखाने पड़े,
तो किस टर्मोइल से वो गुजर रहे थे। चलें देखें, ये तो बात है ना कि 20 साल पुरानी, तब सोशल मीडिया नहीं था। सही है। पहले ये होता था कि यार अखबार में कोई न्यूज़ आ गई है, बस ठीक है, लोग आपस में बात कर रहे हैं ना। अब लेकिन जब आप टीवी के ऊपर बैठ के जो एक हर बंदा उस फिर रील को या उस क्लिप को उसकी पूरी एक लाइफ है, उसको वो शेयर स्टार्ट होगा इतना अपने हाई पे जाएगा, 24-36 घंटे में पूरा डिस्कस होके फिर खत्म होगा। तो आई थिंक ये इसमें जो स्पेशली जो हमारे रिसेंटली रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, मैं उनकी बात करूंगा, जी। उनको जो है ना वो थोड़ा सा आई थिंक अपने बिहेवियर को जो है ना वो ज़रा चेक करने की ज़रूरत है। पहले तो आप खुद जो है वो इतने बड़े क्रिकेटर्स नहीं थे, अगर होते तो पाकिस्तान को ये रिसेंटली 2-3 वर्ल्ड कप जीता होता। आप खुद इस चीज़ का विक्टिम रहे हैं, देन आप जो है वो अगर किसी रोल में भी आ गए हैं तो आपसे चीज़ें ठीक नहीं हुई, और अब जो है आप टीवी के ऊपर बैठ के जो है प्लेयर्स के अगेंस्ट उस तरह की आप बातें कर रहे हैं और लैंग्वेज बाज तो ये भी देखा है कि जो इनसाइड इन्फॉर्मेशन है या जो किसी प्लेयर ने आपके ऊपर ट्रस्ट करके कि आप सेलेक्टर आपसे थे बात की या कोच थे, आपसे कोई बात की, आप उसको टीवी के ऊपर आके बात कर रहे हैं, तो आप मुझे ये बताएंगे कल को जब दोबारा उस ड्रेसिंग रूम में जाएंगे तो वो प्लेयर कैसे जो है आके आपको अपनी कोई वीकनेस बताएगा या कोई अपना कंसर्न बताएगा। तो एक तो पाकिस्तान को भी जो है ये थोड़ा सा देखना है कि ये जो रिसेंटली रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, इनको इन रोल से जो है ना वो मेरा नहीं ख्याल कि इनको होना चाहिए किसी सिलेक्शन रोल में, किसी कोचिंग रोल में। भाई आप 2 साल पहले किसी के कॉलीग थे, आज आप उसके बॉस बन गए। तो मतलब कि यार आप खुद देखेंगे बाबर आजम, लेट्स से कि बाबर आजम को कोई इशू है, ठीक है, आज आपने एक नया कोच अपॉइंट किया है जो कि 2 साल पहले बाबर आजम का कॉलीग था और बाबर आजम शायद उसका कैप्टन भी रह चुका हो। बाबर आजम ने उसको बताया कि यार मुझे पावर प्ले में ये इशू आ रहा है, आपने कल को जाके टीवी के ऊपर बता दिया कि बाबर आजम ने तो मुझे ये बोला। तो बाबर आजम कल को जो है वो क्यों किसी कोच को जाके उसके ऊपर ट्रस्ट करेगा? वो तो कहेगा कि यार ये तो पब्लिकली जाके जो है मेरी चीजें बता रहे हैं। पाकिस्तान को यहाँ पे देखना होगा, आप फॉर्मर क्रिकेटर्स को इन्वॉल्व करें, इसमें कोई जो है वो दूसरी राय नहीं है कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो हमारा एसेट हैं और उनकी वजह से ही जो है वो क्रिकेट है। उनको देख के कई लोगों ने जो है वो क्रिकेट शुरू की, उनकी भी एक फैन फॉलोइंग होगी, प्लेयर्स उनसे सीख सकते हैं, लेकिन एक गैप होना चाहिए, एक ट्रांजिशन गैप होना चाहिए कि आज जो प्लेयर रिटायर हो रहा है उसको आप 4-5 साल जरा टीम से दूर रखें, और अगर आपने उसको कहीं पे लेकर भी आना है तो ग्रास रूट लेवल के ऊपर लेकर आएं। जिस तरह ये मेंटोर से ये जो अपना मेंटोर्स के ऊपर बातें हो रही है, मैं इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म है उससे मैं डिसएग्री करता हूँ कि शुएब मलिक अगर मेंटोर हैं किसी डोमेस्टिक टीम के तो वो ठीक है, वो पाकिस्तान टीम के साथ नहीं है। इसी तरह सरफराज अगर हैं वो एक डोमेस्टिक टीम के साथ हैं तो दैट्स फाइन, वो अंडर 19 क्रिकेटर्स को या अंडर 23 प्लेयर्स हैं उनको अगर वो ग्रूम कर रहे हैं दैट्स फाइन। लेकिन अगर यही प्लेयर पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में आके कोच बन जाए देन देयर इज अ प्रॉब्लम। कि फॉर एग्जांपल सरफराज जो है उन्होंने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, पाकिस्तान के एक अच्छे प्लेयर थे, अच्छे कैप्टन थे, 2 साल पहले तक वो पाकिस्तान की टीम का हिस्सा थे, उनको रिप्लेस कर दिया रिजवान ने, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल अगर आज आप सरफराज को कोच बना दें पाकिस्तान की टीम में या सिलेक्टर बना दें तो आपको लगता है कि वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट होगा? यू राइट। मतलब कि जिस प्लेयर ने जो है उनको रिप्लेस किया अब वो उसको आंसरेबल है। रिजवान जो है वो उसको भले ऐसा ना हो जो है बेशक मोहम्मद रिजवान या उनके बीच में कोई ऐसी चीज ना हो, लेकिन यू राइट कि कहीं ना कहीं एक थिन लाइन तो आ रही है। बिल्कुल, आई थिंक आपने अगर एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करना है तो ऑलरेडी यार पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं ना, मैं समटाइम्स आई फील फॉर देम कि जितनी मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ता है, ना तो उनके पास कोई उतनी फैसिलिटीज़ हैं, ना इनको उतने पैसे मिलते हैं जितने कि पूरी दुनिया में लोगों को मिल रहे हैं जो अच्छे प्लेयर्स हैं, जो अच्छी टीम्स हैं। डिबेट तो ये हो रही होती है कि इनको पैसा बहुत मिल रहा है। यार हमारे यहाँ बस यही जो है वो मसला है जो मैंने भी बात की थी कि पाकिस्तान को अपना जो मेडिकल डिपार्टमेंट है इस इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, उसके अंदर भी बात पैसों की आ जाती है। जब ये कोई बाहर से कोई डॉक्टर लेकर आते हैं तो सबसे पहले हमारा मीडिया ये रिपोर्ट करता है इसको तो आप 30 लाख रुपए दे रहे हैं, इसको तो आप 35 लाख रुपए दे रहे हैं। भाई आप ये देखो इंडस्ट्री डायनामिक्स के अकॉर्डिंगली ही चार्ज करेगा ना वो। अगर $10,000 बनते हैं तो वो हो सकता है $15,000 की जॉब छोड़ के जो है वो पाकिस्तान में आ रहा हो या उसको पाकिस्तान के बाहर इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही हो। एब्सोल्युटली। हम लोग सिर्फ पैसों को डिस्कस करते हैं और आप ये नहीं सोचते अगर आप पैसे लगाएंगे सीधा सीधा मजर भाई सप्लाई डिमांड वाला एग्जैक्टली है। अगर आप पैसे लगाएंगे आपके प्लेयर्स इंप्रूव होंगे, आपकी क्रिकेट इंप्रूव होगी, उतना ज्यादा पैसा आपको आएगा भी। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो क्यों अपने बेस्ट एम्प्लॉइज को ज्यादा पैसे देती हैं ताकि वो ज्यादा रेवेन्यू भी लेकर आए। तो आपको भी अगर बेस्ट लोग चाहिए पैसे आपको देने पड़ेंगे। ये पाकिस्तान में बहुत ही गलत नैरेटिव है, हमेशा पैसा डिस्कस हो रहे होते। अब तो ऐसी ऐसी पॉडकास्ट हो रही हैं जिसमें पहला क्वेश्चन ही ये होता है कि आप कितना पैसा कमा लेते हैं। पता नहीं शायद लोगों को इंटरेस्ट है ये मतलब क्या। और पहला सवाल ये भी नहीं कि चलो यार अगले की जर्नी सुन लो, कोई आधा घंटा उसकी जर्नी में निकाल दो। देखें कई बाकायदा थंबनेल्स लगे हुए हैं कि फलां जो बंदा है वो कितना पैसा कमा लेता है। हम आपसे नहीं पूछेंगे। हाँ मैं ज्यादा कमाता भी नहीं।
तो वो जो है ना, शायद उसकी वजह से भी हमारा जो मीडिया है right. डेली अनाउंस को रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि इनको प्लेयर्स को जो है इतने पैसे मिलते हैं खाने के। शेमफुल। आप सोचें, ये रिपोर्ट हुआ था कि फलाने प्लेयर्स गए हैं और फलाने प्लेयर्स को एक भी गेम नहीं मिली, फिर भी उन्होंने इतना पैसा कमा लिया। मैं मतलब कि छोटा था, हम न्यूज़ को फॉलो किया करते थे। 2003 के वर्ल्ड कप के आसपास पाकिस्तान ने एक कोच हायर किए थे, रिचर्ड पाइबस। तो उस टाइम मुझे याद है कि एक न्यूज़ आई थी। अब ऑब्वियसली हमें भी उस टाइम समझ नहीं थी इस तरह की चीज़ों की कि जो है वो कैसे क्रिकेट में जो है वो कोचेस को पे किया जाता है। तो एक न्यूज़ आई थी कि पाकिस्तान अपने कोच को रोज़ का ₹1.25 लाख दे रहा है। तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, यार पाकिस्तान क्यों जो है इतने फजूल पैसे खर्च कर रहा है। देन जब आप मैच्योर होते हैं, आप दुनिया को देखते हैं कि दुनिया कहाँ पे, देन मतलब कि रियलाइज कि यार ₹1.25 लाख तो एट दैट टाइम वाज मे बी $1,500 या इवन $2,000। तो वो महीने का कोई $50,000-60,000 बनता था। तो ये तो मतलब कि नॉर्मल चीज़ है। आप जो दुनिया के जो बेस्ट कोचेज हैं वो तो इतना ले रहे हैं। पाकिस्तान की जो क्रिकेट अवाम है, इवन मीडिया को, हमारे जो जर्नलिस्ट हैं वो भी फैंस ही हैं, बस उनके पास लैपटॉप आ गया। तो उनको भी थोड़ा सा ना मैच्योर होने की जरूरत है कि भाई कि जो वैल्यू वो लेकर आ रहे हैं हमें तो वो देखना है। वो अगर आपको एक अच्छा टूर्नामेंट जितवा दे, आपकी टीम की ब्रांड वैल्यू ऊपर चली जाएगी, आपकी टीवी राइट्स की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, इवेंचुअली चीजें आपको पे ऑफ करेंगी। मगर भाई यहाँ पे आपका स्किल सामने आएगा। आपने काफी दफा स्ट्रेस किया है कि बाबर आजम ओपनर नहीं है और उनको ओपनर खिलाया गया, जो कि एक फैक्ट भी है। लेकिन जो हमारे हेड कोच हैं उनका कहना ये था कि ये जो पिचेस हैं इन पे इतनी बॉल मूवमेंट नहीं हो रही, सीम इतना नहीं हो रहा, और बाबर वैसे भी तो कोई 2-4 ओवरों बाद कोई आउट होता है तो वो आ ही जाते हैं, तो उनको ऑलमोस्ट वो नई बॉल ही देखने को मिल रही होती है। उनका लॉजिक अगर हम सामने रखते हैं तो क्या उस लॉजिक के अकॉर्डिंगली बाबर आजम की जो ये हम बात कर रहे हैं कि उनको ओपन कराया, ऐसा नहीं होना चाहिए था? मुझे बताएं कि इन दोनों बातों में कोई आपको लग रहा है कि कॉन्ट्रडिक्शन है किसी किस्म की? इसको और सिंपल कर देता हूँ, क्या ऐसा है कि पहली 12 बॉल्स जो हैं वो बाकी पूरे मैच से फ़र्क होती हैं, या पहली 18 बॉल्स हो सकती हैं? क्योंकि जो ओपनर आएगा ना, जो पावर प्ले में आएगा, तो उसका काम है कि उसने आते साथ ही उसने बाउंड्रीज को गेन करना है, उसने बाउंड्रीज को देखना है। अक्सर ख़राब बॉल के ऊपर भी उसने बाउंड्री अटेम्प्ट करनी है। चाहिए ओपनर की साइकी डिफरेंट होती है, और जो मिडिल ऑर्डर बैटर है उसकी साइकी, बेशक वो पहले ओवर में उसकी बारी आ जाए, बट वो रेयर होता है। ऐसा नहीं है कि बाबर आजम की हर मैच में जो है, और उसका रोल वो नहीं है एग्जैक्टली। तो आई थिंक कि जब आपने अपनी पूरा करियर जो है वो एक डिफरेंट रोल में खेला हो, और अब इतने बड़े इवेंट में, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर आजम के पास स्किल नहीं है ओपन करने की, वो ओपन कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट इज कि ये एक्सपेरिमेंट चैंपियंस ट्रॉफी में ही क्यों करना था? चाहिए, या आपने इतने बड़े इवेंट से पहले ही क्यों करना था? जो ट्राई सीरीज हुई थी आपको, अगर तो यही आपकी प्लानिंग थी, मैं मान सकता हूँ कि ठीक है फ़खर जमान इंजर्ड हो गए या और आपके इश्यूज थे, बट अगर इंजर्ड हो भी गए तो आपके पास जो पीछे बैकअप ओपनर्स हैं, अब्दुल्ला शफीक हो गए, मामूल हक हो गए, तो उनको आपने क्यों नहीं कंसिडर किया? और अब देखें पूरी दुनिया में जिस टाइम जो कंडीशंस है ना, वो बैटिंग कंडीशंस हैं। ये बात तब खत्म हो गई है कि जी बॉल सीम होती है, स्विंग होती है। वनडे क्रिकेट में अब हमें ये देखने को नहीं मिलता। मे भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऐसा हो कि शायद हो, इंग्लैंड में आप देख लें, साउथ अफ्रीका में देख लें, न्यूजीलैंड में देख लें, हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। थोड़ी सी स्ट्रेटजी में पाकिस्तान से गलती हुई है, और एक ओपनर की जो मेंटेलिटी है उसकी साइकी डिफरेंट होती है, नंबर 3 की डिफरेंट होती है। आई पर्सनली थिंक कि बाबर को 3 के ऊपर ही खेलना चाहिए था। अगर ओपनिंग की प्लानिंग थी तो आपको एक साल पहले शुरू कर देनी चाहिए थी। बिल्कुल ठीक है। बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, और सेगमेंट का नाम है वुड यू रादर। गोबीज पेंट की तरफ से पहला जो है सेगमेंट आपकी तरफ आने लगा, और इस सेगमेंट के लिए आपको सबसे पहले तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है। क्या आप तैयार? लगता है बाउंसर्स आने वाले हैं। तो पहला सवाल ये है कि 2 कैंडिडेट्स हैं जिनको आप इंटरव्यू कर सकते हैं। एक हैं प्राइम इमरान खान, द वर्ल्ड कप विनर फॉर पाकिस्तान, और दूसरे हैं प्राइम विराट कोहली। आई थिंक प्राइम इमरान खान। उसकी रीज़न ये है कि मेरा हमेशा से एक था कि अगर मैं कभी उनसे मिलूं तो एक दो उनकी क्रिकेटिंग चीज़ें हैं जो कि मैंने कभी और जगह पे नहीं देखी। फॉर एग्जांपल, ही इज़ द ओनली कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट, जो कि अभी 150 साल होने वाले हैं, जिन्होंने 90s के अंदर अपना स्कोर 90s में था और इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया। कोई किसी और कैप्टन ने ऐसे नहीं किया। तो वो एक उनकी सेल्फलेस अप्रोच थी। मतलब कि आप डिक्लेयर करते हैं नॉर्मली जब आपकी सेंचुरी उस एरा में 90 अभी तक किसी ने नहीं, वही मैं सोच रहा हूँ कि हमारा वो चीज़ रिपीट नहीं हुई। तो एक तो ये कि क्या उनकी मेंटेलिटी थी, एंड देन इमरान खान जो है वो नंबर 3 के बैटर नहीं थे, बट वर्ल्ड कप 92 में वो ऊपर आए,
और क्या जो है वो मतलब कि आपके करियर का एंड हो रहा है और आप 3 के ऊपर बैटिंग नहीं करते और अब आप एकदम से ऊपर आना सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोजीशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो ये एक दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मेरी ख्वाहिश है कि अगर कभी उनका इंटरव्यू मैं कर सकूं तो उनसे एक दो ये जो फैक्ट्स हैं इनके ऊपर बात करूं कि क्या साइकी थी उनकी इन चीज़ों के पीछे। ज़बरदस्त। इन दोनों में से क्या चीज़ चाहेंगे आप कि एक स्टेडियम जो आपके नाम का हो, एज अ स्टैटिस्टिशियन आपने जो सर्विसेज दी हैं क्रिकेट वर्ल्ड को, तो आपके नाम पे ही एक स्टेडियम बन जाए, या फिर आईसीसी की तरफ से आपको एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वो मिले? मेरा तो ख्याल है कि अगर मेरा हम्बल ओपिनियन लें तो मैं तो दोनों के लिए शायद वो डिजर्व नहीं करता। और स्टेडियम तो यहाँ पे पाकिस्तान में क्रिकेटर्स के नाम पे नहीं लोग रखते और पॉलिटिशियंस के नाम के ऊपर है। तो आई थिंक कि मेरे लिए ज़्यादा खुशी ये होगी कि मुझे कोई छोटा सा अवार्ड मिल जाए और जो स्टेडियम्स हैं वो क्रिकेटर्स के नाम पे होने चाहिए। ज़बरदस्त। आपने बताया कि 1996 वाज योर वेरी फर्स्ट ऑफ द मेमोरीज, द अर्लीस्ट मेमोरी ऑफ क्रिकेट, जिसकी वजह से आप क्रिकेट पे हुक हुए। 1992 का वर्ल्ड कप फाइनल आप लाइव ग्राउंड में देख रहे हैं, बड़ा ही अच्छा इनक्लोजर आपको मिला हुआ है, मज़ा आ रहा है। एक वो लम्हा आपको मिल सकता है और दूसरा मोमेंट ऑफ लाइफ आपको मिल सकता है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप जीत रहा होगा। दोनों में से कौन सा मोमेंट जो है वो देखना चाहेंगे? आई थिंक आने वाले वक्त में जो है, क्योंकि वो जो पहला सिनेरियो वो तो एक तो है भी हाइपोथेटिकल, तो हो चुका है, हो भी चुका है, अचीव भी कर चुके हैं तो हम। आई होप कि वो चीज़ दोबारा रिपीट हो और मैं जो हूँ उसको बैठ के एक्सपीरियंस करूँ, ये ज़्यादा अच्छा एक मोमेंट होगा। ग्रेट्स हैं हमारे पास, 4 ग्रेट्स हैं, वसीम एंड वकार, और उनके अलावा जावेद मियांदाद और इंजमाम। दोनों में से, मतलब दोनों सेट्स में से किन की टेक्निक को आप एनालाइज करना चाहेंगे अगर आपको मौका मिले कि उनके साथ कुछ वक्त गुजारें, लम्हात गुजारें, कुछ दिन गुजारें, तो किन की टेक्निक को आप स्टडी करना चाहेंगे और उसके ऊपर फिर आप एक अपना एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो आप शेयर करना चाहेंगे? वसीम अकरम और वकार यूनुस। पाकिस्तान की क्रिकेट में एक पीरियड था कि मुसलसल जो है वो 30+ जो 5 विकेट हॉल्स हैं टेस्ट क्रिकेट में वो वकार और वसीम ने ही लिए थे और तीसरा कोई बॉलर नहीं था फॉर पाकिस्तान। तो वो जो इनकी एक पार्टनरशिप थी ना, एक राइवलरी भी थी कि अगर ये 5 ले रहे तो मैं भी 5 लूँगा। तो आई थिंक वो जो चीज़ है ना उसको एक एनालाइज करने की ज़रूरत है हमारे यंग प्लेयर्स को भी, कि आपकी जो एक टीम के अंदर जो एक हेल्दी जो राइवलरी होती है या जो कंपटीशन होता है उसका आपकी कंट्री को जो है वो कैसे फ़ायदा होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। आपको हम क्रिकेटर के एवटार में डालने लगे, तो आप बाबर आजम की तरह कवर ड्राइव खेलना पसंद करेंगे या शाहिद खान अफरीदी की तरह छक्के मारना पसंद करेंगे? बाबर आजम की तरह कवर ड्राइव। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। लो जी बाबर फैंस आगे बढ़ते हैं जी। ले मज़हर भाई, थोड़ी सी पाकिस्तान क्रिकेट की कोचिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि आकिब जावेद जो हैं ही केम इन विद अ वेरी बिग हाई, जहाँ पे हमें इंग्लैंड के ख़िलाफ़ विन्स मिली, हिस्टोरिक विन्स मिली। वो इस वक्त पाकिस्तान के इंटरिम हेड कोच हैं और लगता है इस तरह है कि किसी भी टाइम, ज़ाहिर है उनकी इस तरह की है कि वो किसी भी टाइम चले जाएंगे और नए कोच आएंगे। तो ये जो एक एम्बिग्विटी है, ये कन्फ्यूजन जो है, ये कैसा आफ्टर इफेक्ट लेकर आ रही होती है? ड्रेसिंग रूम में कैसा माहौल होता है इस चीज़ को लेके? मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, लेकिन जब आप इस तरह की एम्बिग्विटी रखेंगे कि आपको ये नहीं पता कि आज जो सीरीज़ में कोच है वो अगली सीरीज़ में होगा, तो वो चीज़ पे प्लेयर्स में भी आ जाती है कि उनको भी नहीं ये पता होता कि यार मैं अगली सीरीज़ में होऊंगा कि नहीं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आकिब जावेद की जो है वो आज एक फॉर एग्जांपल उनकी प्लानिंग है कि हमने शादाब खान को नंबर 4 के ऊपर बैटिंग करवानी है। शादाब इस सीरीज़ में तो खेलेंगे नंबर 4 पे, तो वो शायद ये सोचना शुरू कर दें कि यार अगर कल को अगर आकिब जावेद ही नहीं रहते तो मुझे जो है नंबर 4 के ऊपर आके जो अगला कोच है वो सपोर्ट करेगा कि नहीं, ये नहीं करेगा। एक कन्फ्यूजन रहेगी ना। ठीक है। यहाँ कोई इस तरह का बॉलर है वो अगर आकिब जावेद की प्लानिंग के अंदर है और उसको ये पता है कि यार पता नहीं ये अगली सीरीज में कोच होंगे कि नहीं, होमवर्क तो सारा इनको पता है, तो देख उसके ऊपर भी एक प्रेशर होगा। तो आई थिंक के प्लेयर्स को भी एक स्टेबिलिटी चाहिए होती है। वो इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन हो, कोचिंग हो। तो आपने जिसको भी कोच बनाना है उसको बनाएं और उसको लॉन्ग रन दें 2-3 साल का, कि भाई 2-3 साल तुम्हारे पास हैं, तुम हारो या जीतो, तुमने जो है हमें टीम बना के देनी है। उससे होगा ये कि अगर तो फेलियर्स भी होंगे तो जो नेक्स्ट कोच आएगा या जो नेक्स्ट कैप्टन आएगा उसको ये पता होगा कि यार मुझे ये इजीली जो है वो रिमूव नहीं करेंगे, मेरे पास भी 2-3 साल होंगे। आप देखें बेस्ट एग्जांपल इंडिया की है, कितना क्रिटिसिज्म हुआ उनके ऊपर, दे लॉस्ट इन बीजीटी, एक वनडे सीरीज हार गए वो श्रीलंका से, न्यूजीलैंड ने उनको 3-0 हरा दिया। तो इतना क्रिटिसिज्म था इनके ऊपर कि इनको रिमूव किया जाए, बट सेम कॉम्बिनेशन के साथ, मोरलेस सेम कॉम्बिनेशन के साथ वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए और पहले T20 वर्ल्ड कप भी जीते हैं। मज़हर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कैप्टन रिजवान
कुछ अर्सा पहले ही वाइट बॉल क्रिकेट 2 टूर्स भी किए, बड़ा सीखा, विन्स भी मिली, हमें सक्सेस मिली, जैसे आपने बताया साउथ अफ्रीका में हमें बहुत ज़बरदस्त हिस्टोरिक विन, देन ऑस्ट्रेलिया, और वाइट बॉल ही थी ना, एकदम से T20 के कैप्टन सलमान अली आगा आ जाते हैं। और ना सिर्फ आते हैं, ये कहा जाता है, कहीं ऐसी बात नहीं थी कि रिजवान को या बाबर को रेस्ट दे रहे हैं या अपने पुराने प्लेयर्स को रेस्ट दे रहे हैं, उनको क्लियर कट था कि भाई इस विजन के साथ हम जा रहे हैं और 2026 की वर्ल्ड कप की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। दैट बीइंग सेड, लग यही रहा है कि अब सारे का सारा जो है ना वो वज़न आ गया है सलमान अली आगा के ऊपर, कप्तानी का भी, और इसी को लेके वो चल रहे हैं। इस पे ज़रा अपना ओपिनियन शेयर करें कि इज़ इट टू अर्ली फॉर सलमान अली आगा, नंबर 1, क्योंकि अभी वो अपनी ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंसेस देना शुरू हुए थे। एक तो ये बड़ा मसला है हमारा कि ज़रा सा कोई परफॉर्म करने लगे तो उस पर सारा वजन फेंक देते हैं। मजे की बात ये है कि सलमान आगा वॉज कैप्टन इन जिम्बाब्वे सीरीज, हाँ, अगली सीरीज में वो ड्रॉप हो गए थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, एंड नाउ ही इज कमिंग बैक एज कैप्टन। सो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? आई डोंट नो, मतलब कि पाकिस्तान में जो एब्सर्ड चीज़ें होती हैं, दैट इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स कि एक वो प्लेयर जो कि एक सीरीज में कैप्टन है देन ड्रॉप हुआ है बिकॉज ऑफ स्किल्स। ये नहीं भाई देखिए, मैं तो एज ए क्रिकेट इंथुजियास्ट बात करूंगा, अभी मैं देखूंगा कि यार सलमान अली आगा क्या प्लेयर हमें मिल रहा है, क्या खेल रहा है, वो बॉल भी स्पिन कर रहा है, सेंचुरीज भी मार रहा है, तेज भी खेल लेता है, रोक भी लेता है, स्पिन को बहुत अच्छा टैकल कर लेता है, इतनी अच्छी क्वालिटी वाला बंदा अब हमारा कैप्टन लग गया है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। बात यह है कि जब आप एक डिसीजन लेते हैं तो उसके पीछे कोई बेस तो होती है ना। आपके पास क्या एविडेंस है जिसकी बेस के ऊपर आप ये सोच रहे हैं कि सलमान आगा कैन बी ए गुड T20 क्रिकेटर? कोई एविडेंस नहीं। उनकी T20 में एवरेज 18 की है, स्ट्राइक रेट 120 का है, PSL में अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं, सिर्फ एक सीजन में भी नहीं, 3-4 मैचेस में। वो एक फेज था जिसमें कि कॉलिन मनरो और एलेक्स हेल्स जो हैं वो रन्स नहीं हो रहे थे, तो ये ऊपर आए थे, इनको ज्यादा बॉल्स मिली, इन्होंने रन्स किए। लेकिन अब जब आपके पास आगे साइम भी होगा, फखर भी होगा आपकी प्लानिंग में, आई एम प्रीटी श्योर कि बाबर को बाहर नहीं करेंगे, वो भी कहीं ना कहीं होगा डेफिनेटली। देन आपके पास मोहम्मद हारिस भी है, आप सलमान को कैसे इस टीम में एडजस्ट कर सकते हैं? वो उधर ही आ जाएंगे ना, 6-7 पे आ जाएंगे। हिटिंग तो वो कर ही नहीं सकते, पावर हिटर तो वो है ही नहीं। उनकी तो गेम है कि उन्होंने इनिंग्स को लेके चलना, डेवलप। अच्छे बैट्समैन है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बैटर बुरे, नो डाउट, बट ही नीड्स 15-16 ओवर्स टू बी इफेक्टिव। आप उनको अगर 4 ओवर देंगे तो वो तो, ऐसा भी नहीं है कि सलमान आगा कोई नए क्रिकेटर हैं, ही हैज बीन अराउंड फॉर 10 years। वो 10 सालों में अपने आप को T20 क्रिकेट में एस्टेब्लिश नहीं कर सके, और आप उनको जो है वो कैप्टन बना रहे हैं। तो आई थिंक कि आपने फ्यूचर को देख के डिसीजंस लेने होते हैं। मैं आपसे लॉजिकल क्वेश्चन करता हूँ, या जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप मुझे इस चीज़ का जवाब दे दें कि जब साइम होगा टीम के अंदर, जब फखर होगा टीम के अंदर, बाबर आई एम प्रीटी श्योर के होगा, वो कहीं नहीं जा रहा, आपका कोई और हो सकता है रिजवान भी हो, ये 4 प्लेयर्स आपके होंगे। या चले मान भी लिया कि आपने बाबर और रिजवान को नहीं आपने खिलाना, जस्ट आई मीन फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, साइम है, फखर है, हारिस है, आप मुझे बताएं सलमान आगा कहाँ पे खेलेगा? आपके पास शादाब भी है, आपके पास उस्मान खान भी है, तो उसकी तो मतलब कि फ्यूचर में भी जो है अगर आप देखें तो आप उसकी जगह नहीं बना पा रहे। यहाँ तो होना कि आपके पास ओपनर्स नहीं है, आप सलमान को ओपन करवाना शुरू कर दें, पावर हिटर्स नहीं है, उनको आप 5-6 पे खिलाना शुरू कर दें, तो आई डोंट थिंक कि ये कोई इतना अच्छा डिसीजन है। मेरा ज़ाती मशवरा और ज़ाती जो ख्याल था वो ये था कि आपकी इस टीम का जो T20 कैप्टन है वो आफ्टर द लास्ट PSL शादाब को बना देना चाहिए था। शादाब ने PSL जीती भी थी, उनकी जैसी भी परफॉर्मेंसेज थी, आपकी एटलीस्ट T20 टीम से वो बाहर नहीं होते। आप, हम बात करते हैं एवरेजेस की, फ्लाम टीम की हम एग्जांपल देते हैं, अब बाकी टीम्स को देखें, मिचेल सेंटनर 10 साल से खेल रहे हैं विद एन एवरेज ऑफ 35। क्या पाकिस्तान में आप इन स्टैट्स को जस्टिफाई कर सकते हैं किसी प्लेयर के अगर ऐसे स्टैट्स हों? टॉम लेथम 10 साल से खेल रहे हैं विद एन एवरेज ऑफ 35। पाकिस्तान में कोई इस तरह का प्लेयर सर्वाइव कर सकता है? मोइन अली ने जो है अपना पूरा करियर खेला है, आप कोई उनकी आपको इस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं मिलेंगी कि उनकी 50 की एवरेज हो बैटिंग में, बट उनको पता है कि वो एक टीम में बैलेंस प्रोवाइड करते हैं, जो कि आई थिंक शादाब में एबिलिटी थी। ऊपर नीचे प्लेयर्स की फॉर्म होती रहती है। पाकिस्तान को अगर तो आपने रिजवान को बनाया था, कंटिन्यू करते फिर उनके साथ 3-4 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर 4 कैप्टन्स का चेंज हो जाना, ये कोई इतना अच्छा जो है वो आपकी कोई सिलेक्शन पॉलिसी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 पाकिस्तान 11 आपकी क्या होगी? बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। उससे पहले एशिया कप है, और उसमें कई चीज़ें क्लियर होंगी,
और आज की डेट में आज आप देखते हैं सब प्लेयर्स आप देख रहे हैं, अभी आपने बताया बाबर रिजवान दोनों होने चाहिए। अगेन जो है मैं ये समझूंगा कि 1 साल के बाद हो सकता है लोग यही यहाँ से क्लिप निकाल के कह रहे हों कि ये तो कहता था इस प्लेयर को होना चाहिए, वो तो टीम में ही नहीं है। हाँ मैं समझूंगा कि बाबर और रिजवान को एटलीस्ट 15 में होना चाहिए। ठीक है, आप 15 का स्क्वाड बना लेते हैं हम। लेकिन इसके अंदर अगर, क्योंकि मैं बिल्कुल ही इसके अंदर मेरी कोई प्रेप नहीं है, तो अगर कोई गलती हो जाए तो नहीं बिल्कुल आपने ये दिस इज ऑफ टॉपिक। जो मेरे जो ज़हन में आता है, आपके जो सबसे जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं वो साइम अयूब, ठीक है, उनको होना चाहिए। साइम अयूब हो गए, मोहम्मद हारिस को होना चाहिए, हारिस हो गए, बाबर को होना चाहिए, बाबर हो गए, रिजवान को होना चाहिए, शादाब खान को होना चाहिए, इरफान न्याजी को होना चाहिए। कितने प्लेयर्स हो गए? 6। देखें अब अगेन इंटरेस्टिंग है कि आपके जो T20 वर्ल्ड कप उससे पहले 23 मैचेस हैं, T20 मैचेस इंक्लूडिंग एशिया कप। अब कौन सा स्पिनर जो है वो अगले 1 साल में कहाँ पे स्टैंड करता है, ये एक बड़ा जो है। लेकिन आज की डेट में अगर आप चल लें तो आई वुड से कि अबरार और सुफियान मुकीम, ये आपके 2 स्पिनर्स हैं। आई थिंक कि अगर आप श्रीलंका में खेल रहे हैं, आई डोंट थिंक वहाँ पे आपको सीम बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए होगा। चाहिए आपके पास एक और एडिशनल जो है, आप खुशदिल शाह को रख सकते हैं एज ए हिटर, और कहीं पे अगर आपको बॉलिंग करनी पड़ जाए स्पिनर्स की तो उसको मैं ऑलराउंडर की कैटेगरी में ही लेकर आऊंगा, इवन दो आई थिंक ही इज मोर ऑफ अ बैटर। करंट कैप्टन को कहीं देख रहे हैं? नहीं। ठीक है, कितने प्लेयर्स हो गए हैं? हमारे 9 हो गए हैं, और इसमें 2 स्पिनर्स हैं, 2 स्पिनर और बाकी सारे बैटर्स हैं, और एक ऑलराउंडर खुशदिल शाह है। चलिए उनको मैं बैटर ही कंसिडर कर रहा हूँ। फास्ट बॉलर्स में शाहीन, नसीम और हारिस। मैं तो मतलब कि इस मामले में जो हूँ वो थोड़ा सा रिजिड हूँ, क्योंकि हारिस पे अभी भी आप स्टैंड कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, which is very good। T20 में तो जो आखिरी अगर उनके 2 ओवर भी अच्छे निकल जाएं तो वो तो उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। क्योंकि वर्ल्ड कप जो हुआ आपका 23 का वर्ल्ड कप हुआ, उसमें कहते हैं जी कि बहुत रन खा लिए, बहुत रन, उसके बाद से उनके ऊपर ना एक स्टैंप सा लग गया कि हारिस से तो परफॉर्म नहीं किया जाता। यार देखें अगेन थोड़ी सी, मैं बाद में इसके ऊपर आते हैं, मैं थोड़ी सी एक बात करना चाहूँगा कि हम लोग जो है ना वो इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को लेके ना प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करते हैं। 2023 के वर्ल्ड कप में एक स्टैट चल रहा था, मोस्ट रन्स कंसीडर्ड बाय बॉलर्स, उसके अंदर हारिस और शाहीन वगैरह जो है वो टॉप के ऊपर थे। भाई 2019 के वर्ल्ड कप के अंदर मोस्ट रन्स कंसीडर्ड बाय बॉलर्स में आदिल रशीद था और उनकी टीम वर्ल्ड कप जीती हुई थी। ये बहुत कम लोगों को पता है कि आप जिस फैक्ट के ऊपर किसी प्लेयर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उस फैक्ट के ऊपर तो 4 साल पहले टीम वर्ल्ड कप जीती हुई है। अब क्योंकि अब ये जो वर्ल्ड कप था वैसे ही एक हाई स्कोरिंग इवेंट था, 400 हमने तो कभी देखा ही नहीं था यार वर्ल्ड कप के अंदर 400 रन हो। बायलैटरल में हो जाते थे, सही बात है। वर्ल्ड कप में एक प्रेशर होता है, तो सेमीफाइनल में 400 रन हो रही हैं, तकरीबन 400 रन कर दिए इंडिया ने, तो वो तो रन ज्यादा होने ही होने थे। देन आपके पास नसीम शाह नहीं था, तो आपका जो एक हारिस रऊफ पावर प्ले का बॉलर ही नहीं है, उसमें आगे बॉलिंग कर रहा है। ये एक डेटा की एग्जांपल है कि बाज़ औक़ात आप डेटा को कैसे जो है मिसयूज करते हैं लोग, कि सिर्फ आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आ गई है कि जी मोस्ट रन्स कंसीडर्ड बाय बॉलर्स, इसका मतलब है वो बॉलर जो है वो बुरा हो गया। सही बात है। तो आई थिंक ये जो 3 बॉलर्स हैं इनको मेरा ख्याल है कि लेके चलना कि चाहिए। अभी भी आज आपके 3 यही बेस्ट बॉलर हैं। ठीक है, 2 प्लेयर रह गए आपके पास। मेरा ख्याल है कि मोहम्मद वसीम जूनियर जो है हमें उनको नहीं भूलना चाहिए, और जो उन्होंने रिसेंटली जो क्रिकेट भी खेली थी इंजरी से पहले वो काफ़ी इंप्रेसिव थी, और आई थिंक कि उनके लिए ये जो टूर्नामेंट है बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। PSL का कोयटा की टीम में है वो। लास्ट उनकी हीरोइक्स जो थी वो हमने वर्ल्ड कप में ही देखी थी इंडिया में, और उसके बाद वो इंजर्ड भी हो गए थे, लेकिन वो स्टैंड आउट परफॉर्मर थे। विकेट्स ना आना एक अलग बात है, लेकिन हिटिंग भी कर लेते हैं, ज्यादा नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट आपकी जो टेल है वो उसको थोड़ा स्ट्रांग। पिछले साल PSL का एक बड़ा मैच जिताया था उन्होंने। तो ये भी कितने हो गए हैं प्लेयर्स? 2 रह गए। इसके अंदर आई थिंक के एक और जो फास्ट बॉलर हो सकते हैं वो मुझे ये लग रहा है कि जहानदाद खान जो है वो कहीं ना कहीं इन द स्कीम ऑफ थिंग्स होंगे, क्योंकि वो बैटिंग भी कर लेते हैं। एक जो उसके अंदर मैं आई थिंक के एक बैट्समैन मजीद इसके अंदर शायद रिक्वायर्ड है। समद को देख रहे हैं आप इसमें, या अभी उनको अभी टू अर्ली। इवन हसन नवाज एक ऐसे प्लेयर हैं कि यू नेवर नो कि वो क्या करें। अच्छा, एक मेरा ख्याल है जो उसके अंदर नाम मिस हो रहा है, फखर जमान का भी है। वो आपको नीचे भी बैटिंग करके दे सकते हैं, आप उनको आखिरी 5 ओवर्स में भी बैटिंग करवा सकते हैं, इवन अगर आप साइम हारिस और ये इनके साथ जा भी रहे हैं। और ये इसमें भी जो है डिपेंड करता है कि अब पाकिस्तान के जो वेन्यूज़ हैं वो क्या होंगे, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। अगर तो आपके इस तरह के वेन्यूज़ हैं जो कि स्पिन फ्रेंडली हैं, जिस तरह पाले किले में फास्ट बॉलर्स भी चल जाते हैं, लेकिन अगर आपकी इन जगहों पे मैचेस हो रही हैं जहाँ पे कि स्पिनर्स का रोल हो सकता है, देन मैं शायद एक बैटर की जगह जो है एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर को रख लूँ, समबडी लाइक अराफात मिन्हास। तो बेशक ऑन पेपर जो है आपके पास 4-5 स्पिनर्स हो जाएं, बट आपको श्रीलंका में वो चाहिए होंगे 4-5 स्पिनर। आप गेम को एक अलग तरह से रीड करते हैं। साजिद खान और नुमान अली स्टैंड आउट परफॉर्मर्स इंग्लैंड के खिलाफ स्पिन ट्रैक के ऊपर,
ये वो प्लेयर्स हैं जो इस एज में भी, जो उनकी एज है, इस एज में भी 5 डे क्रिकेट खेल रहे हैं, एक ही तरह की कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं, एनर्जी अच्छी है, कंट्रोल है बहुत ज़्यादा, एक्यूरेसी पकड़ी हुई है। हम टेस्ट क्रिकेटर को क्यों नहीं इस सेटअप में देखते? वाइट बॉल में हम बिल्कुल क्यों इग्नोर रखते हैं? मतलब आपने अभी अरफात मिन्हाज का नाम लिया और आपने यंग क्रिकेटर जहांदाद खान का नाम लिया, लेकिन अगेन आपने जो टेस्ट में ज़्यादा खेल रहे हैं, मीर हमज़ा हो गए जैसे, फिर मोहम्मद अब्बास हो गए। हालांकि मोहम्मद अब्बास पिछले दिनों यहीं आए हुए थे, उन्होंने अपने स्टैट्स बताए T20 PSL के, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, 3 मैचेस उनको मिले, उनमें से इस तरह की परफॉर्मेंस थी, इकॉनमी बहुत अच्छी थी। तो किस तरह से देखते हैं आपके, क्या ये एक स्टैंप लग जाता है टेस्ट क्रिकेटर के ऊपर कि वो वाइट बॉल में आ ही नहीं सकता, चाहे जो मर्जी कर ले? अच्छा, एक तो ये कि जो हमने डिस्कस किए हैं उसके अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली वो ज़रा अब्रप्टली था, तो एक जो बाद में मेरे जहन में नाम आया वो अब्बास अफरीदी भी है, क्योंकि आप देखेंगे रिसेंट टाइम्स में उन्होंने काफ़ी आउट किए हैं और वो भी थोड़ी सी बैटिंग कर लेते हैं। तो आई थिंक वो जो जहांदाद है ना, उनकी जगह स्लैश एक अब्बास अफरीदी का जो है ना, वो एक इंटरेस्टिंग आगे होगा कंपटीशन, क्योंकि आपका फोकस ज़्यादा पेस ऑलराउंडर पे नहीं था ना, इसलिए शायद आप। जी। तो जो आपने जो बात की स्पिनर्स की, उसके अंदर साजिद खान की और नुमान अली की, देखिए मैं अगेन बात करूंगा कि आप जब भी कोई सिलेक्शन करते हैं ना, तो आपको एविडेंस चाहिए होगा। ये बहुत रेयर है कि आप किसी को आई से पिक करें, और वो नॉर्मली आप यंगस्टर के ऊपर चांस ले सकते। जैसे अब्दुल्ला शफीक था, वो ज़्यादा क्रिकेट नहीं उन्होंने खेली थी जब वो आए थे, लेकिन मिसबा ने उनको आई के ऊपर पिक किया, इसकी टेक्निक अच्छी है, ये हमारे साथ कुछ इंट्रा स्क्वाड मैचेस खेला, कोविड के अंदर बबल्स थे, तो इसने मुझे इंप्रेस किया। तो इसको स्ट्रेट अवे, जो कि आइडियल सिनेरियो वो भी नहीं है, लेकिन कुछ नज़र आ रहा था यंग प्लेयर के ऊपर। इसी तरह बाज़ वक़्त कोई यंग प्लेयर होता है, आपको उसके ऊपर नज़र आ रहा था, जैसे नसीम शाह थे, बहुत जल्दी आ गए। बट ये नुमान अली हो गए और साजिद खान हो गए, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं हमारे, तो टेस्ट क्रिकेट में इस टाइम शायद बेस्ट बॉलर्स ही हैं। बट आप ये देखिए कि ये 10-12 साल से सिस्टम का हिस्सा हैं, तो वो 10-12 साल में अगर किसी को भी कन्विंस नहीं कर सके, इवन एट PSL लेवल, कि जी इनको टीम में होना चाहिए, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप ये सोचें या कि जी इनको जो है वो पाकिस्तान की T20 टीम में होना चाहिए बेस्ड ऑन देयर टेस्ट परफॉर्मेंसेस। तो आई थिंक टेस्ट में ज़रा सिचुएशन डिफरेंट होती है, आपने लंबे स्पेल्स करने होते हैं, आपने बैटर को जो है वो फ्रस्ट्रेट करना होता है, और उसमें आपको विकेट मिल जाती है। देन रिसेंटली तो पिचेस भी, वो तो स्पिन बॉलर्स के लिए पैराडाइज थी, 2-2 दिन में मैचेस खत्म हो रहे हैं। तो वनडे में आपको ये वाली या T20 में आपको ये कंडीशंस नहीं मिलेंगी, फ्लैट पिचेस होती हैं, फील्डर आपके जो है वो शुरू पावर प्ले में तो सिर्फ 2 हैं, बिल्कुल ठीक, और उसके बाद आपके 5 हैं बाहर, तो वो आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बिल्कुल ठीक। तो अगर आप एविडेंस को देखें तो सुफियान मुकीम हो गए, अब्रार अहमद हो गए, अरफात मिन्हास हो गए, इवन टू एन एक्सटेंट फैसल अकरम हो गए, ये ज़्यादा आपको बेहतर ऑप्शन नज़र आती हैं फॉर वाइट बॉल क्रिकेट। इस टीम को अगर बैक किया जाए सही से, इसको वो सारे जो लवाजमात हैं वो पूरे मिलें, तो ये जो है वर्ल्ड कप जीत सकती है ये वाली टीम। देखें, सिर्फ टीम को बैक नहीं करना, अपने टीम की स्ट्रेटेजी भी करनी है। अगर तो आपने इस टीम को सिलेक्ट करके बाबर और रिजवान को ही ओपन करवाना है, और उनको आप कहेंगे कि हाँ ठीक है 6-7 ओवर खेल लो, 40-50 रन कर लेना, बाद में आके देख लेंगे क्या करना, तो फायदा क्या। ओके, पॉइंट इसके स्ट्रेटेजी आपकी क्या है। मैं तो ये समझता हूँ कि अब ऐसा नहीं है कि मैं पेशावर ज़ल्मी के स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ, कि पाकिस्तान को पेशावर ज़ल्मी को देखना चाहिए कि आई थिंक जो इनका बैटिंग ऑर्डर है पेशावर ज़ल्मी का, ये पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए टॉप 3। आई मीन बाबर, बनाया आपको ऑर्डर मिल रहा है, बाबर, साइम, हारिस, मतलब कि मसला ही हल। पेशावर को बैटिंग का तो कोई इशू नहीं होता, वो तो मैचेस अगर हारते भी हैं तो बॉलिंग से हारते हैं। बिल्कुल ठीक तो बॉलिंग में तो आपकी पाकिस्तान की पेशावर से बेहतर है, शाहीन, नसीम, हारिस। और बैटिंग जो है वो आप देखें कि बाबर आजम तो पिछले साल PSL में आई थिंक एक मोमेंट था कि वो पावर प्ले में शायद किसी बॉलर से आउट ही नहीं हुए थे। एक बार आउट हुए थे तो रन आउट हुए थे। बड़ा हाई स्ट्राइक रेट भी था, स्ट्राइक रेट भी अच्छा था। ठीक है, बैटिंग पिचेस होती हैं, प्रेशर थोड़ा कम होता है, बॉलिंग क्वालिटी भी उस तरह की नहीं है, बट जो मैंने पहले बात की थी, इतना डिफरेंस नहीं आ सकता कि एक प्लेयर जो है PSL में 150 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहा है और पाकिस्तान के लिए 120 के स्ट्राइक रेट पे। इसका मतलब है कहीं ना कहीं गलती हो रही है। सही है। तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि बाबर आजम पाकिस्तान के लिए आके 150 पे स्ट्राइक रेट पे खेलें, लेकिन वो 140 के कैलिबर के प्लेयर हैं, बट दैट विल हैपन जब दूसरे एंड से उनको सपोर्ट अच्छा मिलेगा। बाबर, साइम, हारिस, इरफान नियाजी, रिजवान, शादाब में भी खुशदिल, इनके इर्द गिर्द ही आपने टीम बनाई। बड़ी सॉलिड देख रहा हूँ मैं जो आपने बताया T20 सेटअप में, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम एन एक्सपर्ट। ठीक है, ये कोई एक आम क्रिकेट फैन नहीं है, डेटा एनालिस्ट की फील्ड में है। तो अगर मज़हर अरशद जो है इस टीम को बैक कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो लॉजिक और पूरे नंबर्स की बैकिंग के साथ इस लिस्ट को दे रहे हैं। ले मज़हर भाई, एक और सेगमेंट की जानिब हम बढ़ते हैं, तैयार है? बिल्कुल, चलें। कंप्लीट द फ्रेज है जी आपके सामने।
एक दो लफ्ज़ रखे जाएंगे, उनको आपको कंप्लीट करना होगा. दे कैन बी नेम्स, दे कैन बी फीलिंग और एनीथिंग. ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपके फेवरेट बैटर से. विराट कोहली. किंग. वो तो खुद कहता है कि मुझे ना कहा करो, आप ही ने कह दिया. लेकिन आई थिंक कि इस टाइम जो है वो क्रिकेट का जो किंग है वो विराट कोहली ही. क्रिकेट एनालिटिक्स. थैंकलेस जॉब. रोहित शर्मा. सेल्फलेस क्रिकेटर. मोस्ट मेमोरेबल इनिंग्स. ब्रायन लारा's 150 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. टेस्ट मैच में था. फेवरेट क्रिकेट एरा. 90s. 90s. तो 90s के ही तो प्लेयर्स आजकल गुस्सा निकाल रहे हैं अपना. नहीं, गुस्सा तो उनका बनता है कि भाई वो पाकिस्तान के ऑल टाइम ग्रेट्स हैं. हाँ. और अब कोई ये कह दीजिए कि उन्होंने कुछ जितवाया नहीं है तो फिर गुस्सा तो बनता है. चलिए ठीक है. बॉलर. पैट कमिंस. बेस्ट PSL कैप्टन. मिसबाउल हक. डक. या आप मुझे जो है वो मुश्किल में डालेंगे. आप अगर डक का सोचते हैं ना तो अगेन उसमें हाई रिस्क बैटर्स ही आपके जेन में आएंगे. मेरे जेन में आंद्रे रसल और शाहिद अफरीदी आ रहे थे, बट दैट डज नॉट मीन कि ये खराब परफॉर्मेंस है. हाँ. वो डक्स इस वजह से ज्यादा हैं कि हर बॉल के ऊपर वो छक्का अटेम्प्ट करते हैं. क्या बात. तो आउट होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे. अगेन ये वो वाला स्टैट है जिसको लोग मिसयूज करते हैं. हाँ. बट जब हम बचपन में थे तो हम देखते थे ना मोस्ट डक्स, तो उसके अंदर टॉप ऑफ द जो लिस्ट आया करते थे वो टेलेंडर्स होते थे. तो आई वुड से कॉर्टनी वॉश. कैप्टन फैंटास्टिक. MS धोनी. शाहीन अफरीदी. ईगल. शादाब खान. डायनामिक क्रिकेटर. बाबर आजम. कवर ड्राइव. मिसबाउल हक. अ सेवियर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट. आई थिंक कि 2010 के बाद पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत ही बुरा टाइम था. जो इंग्लैंड में जो हुआ वो स्पॉट फिक्सिंग का मामला, टीम भी बहुत नीचे थी. और पाकिस्तान ने एक शॉर्ट टर्म डिसीजन लिया था कि चलो इनको कैप्टन बना देते हैं. एंड देन ही कैरिड द टीम फॉर 7 years. आप नंबर 1 हुए टेस्ट क्रिकेट के अंदर. इंडिया में जाके वनडे सीरीज जीते, साउथ अफ्रीका में जाके वनडे सीरीज जीते. तो आई थिंक वो जो एक स्टेबिलिटी जो हम बार बार बात कर रहे हैं इस पॉडकास्ट के अंदर, वो रीज़न जो मिसबा ने जो लेकर आए थे 6-7 साल, बहुत ही अंडररेटेड रोल है उनका पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में. फ़खर जमान. अब प्योर मॉडर्न डे बैटर पाकिस्तान में हैं जी. मॉडर्न डे बैटर्स हमारे पास हैं. आगे बढ़ते हैं. आगे आ गया एक और सेगमेंट जो कि है रैपिड फायर. तो तैयारी पकड़ें. ये जो हैं बाउंसर्स भी हैं और इसमें कुछ यॉर्कर्स भी हैं. पिक 1, पुश 1. प्रेफर्ड फॉर्मेट एज अ स्टैटिस्टिशियन. टेस्ट, ODI और T20. टेस्ट. टेस्ट 100%. जितनी स्टोरीज आपको टेस्ट में मिलती हैं और जितना टाइम मिलता है, स्टैट्स और डेटा इन ब्रॉडकास्ट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग एंड क्रिएटिंग एंड प्रेजेंटिंग स्टोरीज. तो फॉर दैट यू मस्ट हैव टाइम. टाइम होगा तो स्टोरी डेवलप होगी. गेम जो है वो जरा स्लो पेस्ड होती है. तो आप कई ग्राफिक्स को, कई स्टोरीज को कमेंटेटर्स को दे सकते हैं और आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं. देन हिस्ट्री 150 साल की है. तो आपका जो सैंपल साइज है बहुत बड़ा है तो एक्सट्रैक्ट द डेटा. T20 तो अभी कल मतलब के 15-20 साल की सारी बात है. तो आई थिंक टेस्ट क्रिकेट इज द बेस्ट फॉर्मेट अगर आप स्टैट्स को जो है वो आप कह लेंगे शोकेस करना चाहते हैं. बिल्कुल ठीक है. मोस्ट सरप्राइजिंग क्रिकेट स्टैटिस्टिक you've come across. यार एक तो ये है कि पाकिस्तान के बैटिंग कोलैप्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं. तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं पता नहीं कितनी बार जो है एक सेशन में आउट हो गए होंगे. इंटरेस्टिंग बात ये है कि क्रिकेट की 148 ईयर्स हिस्ट्री के अंदर, टेस्ट क्रिकेट के अंदर, पाकिस्तान स्टिल द ओनली टीम जो कि कभी एक सेशन में आउट नहीं हुई. हर टीम हुई है, ऑस्ट्रेलिया हुई है, इंग्लैंड हुई है, इंडिया हुई है कि आपके टेस्ट क्रिकेट के एक ही सेशन में 10 आउट हो जाए. पाकिस्तान ने कभी जो है वो, और ये सारी बड़ी टीम्स हुई हैं. हर टीम हुई है. जो नई आ गई हैं वो भी हो गई हैं, आयरलैंड एंड अफगानिस्तान. लेकिन पाकिस्तान कभी सेशन के अंदर 10 आउट नहीं हुए पाकिस्तान के बैटिंग के. तो ये आप क्रेडिट दे लें बैट्समैन को, यहाँ एक इतफाक है. देन ऑल्सो लॉट ऑफ पीपल एक स्टैट जो है वो लेकर आते हैं कि जी इमरान खान ने कभी नो बॉल नहीं की. भाई उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में नो बॉल की थी. तो वो लोग एक ये भी एक इंटरेस्टिंग है कि बाज़ वक़्त आपको ना कोई इस तरह की कोई मिथ बन जाती है तो उसको काउंटर करने में भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग जो है फैक्ट्स मिल जाते हैं. वसीम अकरम ने पूरे करियर में 12 छक्के ही खाए हैं, वो भी एक चल रहा है. अभी वो रिसेंटली वसीम भाई ने खुद इस चीज़ को क्लैरिफाई किया कि इससे ज़्यादा छक्के पड़े हुए हैं. बट दैट डज नॉट मीन के हज़ारों छक्के. मतलब कि मुझे नहीं याद पड़ता कि वसीम अकरम का कभी बुरा दिन हुआ हो ऐसे कि उनको मार पड़ रही है. उनको सर्वाइव करना आता था. मतलब ये है कि हर चीज़ जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं वो ऑथेंटिक नहीं होती. एग्जैक्टली आपका और ये जो इमरान खान वाला जो स्टैट है ये तो दुनिया के जो लीडिंग, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कोई बड़े लीडिंग न्यूज़पेपर से जिन्होंने ये रिपोर्ट किया था कि इमरान खान ने कभी नो बॉल नहीं की, जो कि फैक्चुअली बिल्कुल जो है वो गलत है. और जिस पेस के ऊपर इमरान खान बॉलिंग करते थे 90 माइल्स के ऊपर, पॉसिबल ही नहीं है कि वो प्लेयर कभी नो बॉल ना करे.
टॉप नॉच क्रिकेटिंग राइवलरी क्या चल रही है आज की डेट में? आई थिंक आज की डेट में भी जो बेस्ट राइवलरी है वो इंडिया पाकिस्तान की है, जिसको कि हम देखते भी हैं। ऑस्ट्रेलिया इंडिया नहीं बीट कर पाया अभी तक। आई थिंक देखें, इंडिया पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस तो होते नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया इंडिया की जो राइवलरी की जो लोग बात करते हैं वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में बात कर रहे हैं ना, क्योंकि रिसेंट 3 जो इंडिया के टूर्स थे ऑस्ट्रेलिया के बड़े इंटरेस्टिंग हुए थे। तो जब तक इंडिया पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो। तो आई थिंक अभी भी जो बेस्ट राइवलरी है क्रिकेट में वो इंडिया पाकिस्तान की। बिल्कुल ठीक हो गया मजहर भाई। फ्रेंचाइज क्रिकेट पूरी दुनिया में एक एक्साइटिंग क्रिकेट जो है वो अब खेली जाती है, सबसे ज़्यादा देखी जाती है T20 जिसका नाम है। तो मुझे बताएं सबसे पहले तो PSL को किस तरह से देखते हैं आप, स्पेशली PSL 10 को? देखें, सबसे पहले तो ये है कि PSL नो डाउट पाकिस्तान का तो एक बेस्ट इवेंट है, एंटरटेनमेंट है, लोग उसको फॉलो करते हैं। हमारी क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है कि जो प्राइवेट जो पैसा है वो आया और उसने पाकिस्तानी क्रिकेट को भी हेल्प किया। लेकिन अगर आपने PSL को एक बड़ा ब्रांड बनाना है तो आपको प्लेयर्स की सैलरीज को इंक्रीज़ करना होगा। देयर वाज अ टाइम व्हेन PSL स्टार्टेड, इट वाज मे बी द सेकंड हाईएस्ट पेड लीग इन द वर्ल्ड आफ्टर IPL। अगर आप 2016-17 की बात करें तो उस टाइम एक प्लेयर को PSL में 4 हफ्ते के खेलने का $2.5 लाख मिलता था या $2 लाख मिलता था। तो इतने पैसे और कोई लीग नहीं देती थी। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी कोई वन ऑफ सीज़न था जिसमें कि 2-4 प्लेयर्स को इतने पैसे मिल गए, तो ठीक है। लेकिन हर दुनिया के जो बेस्ट प्लेयर्स थे उनकी नज़रें होती थी PSL के ऊपर कि इफ़ नॉट IPL देन PSL। सही है। अब जो है वो कई ऐसी लीग्स हैं वो आर पेइंग मोर। इवन एसोसिएट कंट्रीज़ के अंदर जो लीग्स हो रही हैं, ILT20 हो गई, MLC हो गई, एंड देन SA20 तो है ही, वो जो है वो PSL से ज़्यादा पे कर रहे हैं। जहाँ तक बात है विंडो की, आई थिंक देयर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग। एक इंटरेस्टिंग आइडिया है, एक किस्म की इनोवेशन ही है। हो सकता है कि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आए, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि बिल्कुल बैकफायर कर जाए। व्यूअरशिप जो डिवाइड होगी उसका, देखिए व्यूअरशिप इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में तो IPL की ऑडियंस उस तरीके से नहीं है PSL नहीं है। हाँ। इसी तरह इंडिया में भी जो है वो नहीं है, जो अपना ऑडियंस है वो उस तरह की नहीं है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में आपका क्या ख्याल? उसमें भी आई थिंक इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान का फोकस कभी भी ये नहीं रहा कि PSL जो है वो इंग्लैंड में किसने देखनी है, जिसने देखनी है वो देख ही लेगा। बिल्कुल ठीक है। ड्राफ्ट सिस्टम टू बिडिंग सिस्टम, जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है वो काफ़ी हद तक बिडिंग सिस्टम पे जा चुकी है। हम अभी भी ड्राफ्ट पे हैं। दोनों को किस तरह से देखते हैं आप, कंपेयर करते हैं, और क्या देख रहे हैं? PSL जो है वो बिडिंग सिस्टम पे जाता हुआ कुछ नज़र आ रहा है आपको कुछ सालों में? नहीं, आई थिंक बहुत मुश्किल है और होना भी नहीं चाहिए। बेहतर ये है कि आप सैलरी पर्स इंक्रीज़ करें और कुछ फ्रेंचाइजीज़ को आप ये जो है वो अलाउ करें कि वो कुछ प्लेयर्स को डायरेक्ट साइन कर सकें, जिस तरह SA20 में होता है। ठीक है। या कुछ दूसरी लीग्स में होता है कि कुछ डायरेक्ट साइनिंग्स होती हैं और उसके बाद आप एक ड्राफ्ट स्टार प्लेयर की विंडो बना दें, या जो है वो PCB ये बोले कि भाई ये मार्की प्लेयर्स हैं दुनिया के, जो है ना वो 10 प्लेयर्स को हम लेकर आ रहे हैं, ये मार्की प्लेयर्स हैं, इनको पैसे हम देंगे या सब्सिडाइज करेंगे, सारे पैसे नहीं देंगे, 40% या 50% हम देंगे, ठीक है। बाकी जो है ना आपका इन 20 प्लेयर्स का ड्राफ्ट होगा, आप 6 फ्रेंचाइजीज हैं या 7 हैं या 8 हैं फ्यूचर में, आप इन प्लेयर्स को पिक करें। सही। और उनको सब्सिडाइज, अगर आपके पास इतना बजट नहीं है, इतना रेवेन्यू नहीं है कि आप उनको पैसे नहीं दे पा रहे, हम एडिशनल $1-2 लाख जो है ना वो हर प्लेयर को देंगे। ठीक है। तो आई थिंक ये बेहतर मॉडल है। ऑक्शन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना इस चीज़ का सोल्यूशन है। और ऑक्शन तब समझ आती है जब आपका जो पर्स है वो कोई $5 मिलियन या $10 मिलियन का हो। चाहिए। अब अभी आपका अगर 1.2 1.1 है, उसके ऊपर आप क्या ऑक्शन करवाएंगे? उसके अंदर कई टीम जिस बात में आगे जो एक ही प्लेयर को $5-6 लाख दे दें और बाकी जो है वो आपका पूरी टीम का बैलेंस खराब हो जाए, तो आई डोंट थिंक इवन अगर $2 मिलियन का भी पर्स हो जाए तो आई डोंट थिंक कि वो कोई कितनी अच्छी ऑप्शन है। ड्राफ्ट ही जो है वो ठीक बेहतर ऑप्शन है। ठीक हो गया। PSL की टीम्स के ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं। ओवरऑल जो है आप किस तरह से देख रहे हैं? टीम बैलेंसेस किस तरह के हैं? कराची किंग्स, क्वेटा ग्लैडिएटर, इस्लामाबाद यूनाइटेड, ज़ल्मी, कलंदर्स एंड सुल्तान्स। आई थिंक क्वेटा की अच्छी टीम है, स्पेशली जो उनकी स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस हैं वो काफ़ी इंप्रेसिव हैं। उनके पास अकील हुसैन भी हैं, उनके पास अबरार भी हैं, और देन जो है वो अगर आप उनकी उस्मान तारिक हैं उनके पास। देन फास्ट बॉलिंग में भी अगर आप देखें तो उनके पास आमिर हैं, वसीम हैं, खुरम शहजाद हैं, कायल जेमिसन हैं, मोहम्मद ज़िशान है। एक अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। देन बैटिंग में भी जो है उनके पास अग्रेसिव प्लेयर्स हैं, हसन नवाज हो गए, फिन एलन हो गए। सेकंड नंबर पे आई वुड से कि इस्लामाबाद यूनाइटेड वंस अगेन उन्होंने कुछ ऐसे प्लेयर्स लिए हैं जो कि ज़्यादा
पॉपुलर नहीं है अभी शायद, समबडी लाइक मैथ्यू शॉट, लेकिन बहुत इफेक्टिव प्लेयर है, पावर प्ले में अच्छी बैटिंग भी करते हैं और आपको ओवर भी करके दे सकते हैं बीच में। देन उनके पास जो है वो मेलिडिट थे, पेस बॉलर हैं, अच्छे पेस बॉलर हैं। बेन डॉशिस को अभी हमने देखा है यहाँ पे लाहौर की फ्लैट पिचेस में बड़ी अच्छी परफॉर्म किया उन्होंने, बहुत अच्छा परफॉर्म। तो आई थिंक के मुझे इस्लामाबाद की भी टीम अच्छी लग रही है, तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि कोयटा और इस्लामाबाद की फाइनल हो जाए। सॉरी, जल्मी के स्टूडियो में बैठ के ये बात कर रहा हूँ। देखिए जल्मी जो है वो हमें, मुझे लग रहा है 2-4 साल से जो उनका इशू आ रहा है, बैटिंग तो बहुत अच्छी है। मुझे डैरिन सैमी की ये प्लानिंग का मैं हमेशा से बहुत बड़ा फैन रहा हूँ कि सारे पावर हिटर्स हैं और एक जो है बीच में एंकर होगा, एक या मैक्सिमम 2, और उनके इर्द गिर्द जो है, जैसे बाबर आजम है वो बैकबोन है इस टीम, और उसके इर्द गिर्द जो है वो प्लेयर्स हिटिंग करेंगे, वो साइम हो, TKC हो या हारिस हो। पास्ट के अंदर हमने देखा था कि डेविड मिलर भी होते थे कभी इनके पास, या इस तरह के जो पावर हिटर्स थे वो हमेशा, रॉबन पाउल थे, तो एक एंकर है, बाकी सारे हिटर्स हैं। लेकिन बॉलिंग के अंदर जो है ना, मेरा ख्याल है कि वो जिस तरह कॉर्बिन बॉश भी नहीं है। स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छी है, सुफियान मुकीम हो गए, मेहरान मुमताज़ हो गए, आसिफ याकूब ने पिछले साल बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। और उसके अलावा कराची किंग्स को किस तरह देख रहे हैं, मुल्तान सुल्तान को? देखिए कराची किंग्स का जो है ना, एक जो उनका इशू है ना कि वो हर साल आप कैप्टन चेंज करते हैं, वो पाकिस्तान वाला इशू है कि थोड़ा सा वो पेशेंस वहाँ पे जो है ना वो थोड़ा सा उसका जो है वो रिक्वायर्ड है। क्योंकि हमने देखा एक सीज़न में इमाद वसीम है, अगले में बाबर आजम है, फिर जो है वो शान मसूद हैं। तो आई थिंक इस बार उनकी टीम पहले से तो बहुत बेहतर लग रही है। बिल्कुल ठीक है। सो कोयटा ग्लैडिएटर्स इज नंबर 1। इस्लामाबाद आई वुड से के ठीक है, दो लीडिंग राइट नाउ। ज़बरदस्त हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। ले मज़हर भाई, आपकी जो जॉब है बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की है, आप मैचेस को कमेंटेटर्स के साथ देख रहे होते हैं। थोड़ा सा वो बताएं कि क्या माहौल चल रहा होता है, किस तरह से आप स्टैट्स जो हैं वो दे रहे होते हैं, और कुछ ऐसे भी होता है कि कमेंटेटर्स का अपना बहुत सारा होमवर्क हुआ होता है, या हर जो वो बात कर रहे होते हैं वो कोई ना कोई पीछे से उनको टीम ही दे रही होती है? तो थोड़ा सा बताएं। कमेंटेटर्स का बहुत ज़्यादा होमवर्क होता है, और आई थिंक हर कमेंटेटर की अपनी एक स्ट्रेंथ है। कई लोग जो है उनकी गेम अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होती है, कई लोग होमवर्क करके इस तरह आते हैं कि रिटर्न फॉर्म में होता है, कई लोगों की मेमोरी बहुत अच्छी होती है कि उनको चीज़ें याद रहती हैं। तो आई थिंक कि जितनी भी कमेंटेटर की रिसर्च हो, जो रियल टाइम स्टैट्स होते हैं वो तो उसके लिए कोई भी तैयार होकर नहीं आता। मतलब फॉर एग्जांपल कोई फास्ट सेंचुरी होने लगी है, या एक प्लेयर का बहुत अच्छा रन चल रहा है, आपको किस तरह का स्टैट मिला है कि उसकी रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो हमेशा वो आप रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। हाँ, ये है कि कई कमेंटेटर्स होते हैं जो आके आपको चैलेंज करते हैं इन अ पॉजिटिव वे। अच्छा, यानी कि आप अगर उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो उसको थोड़ा सा उसका कॉन्टेक्स्ट पूछेंगे। फॉर एग्जांपल, अब अगर जिस तरह इयन बिशप हैं तो वो बड़ा जो है ना वो गेम को डीपली एनालाइज करते हैं। तो अब अगर लेट्स से कि मैंने उनको एक स्टैट दिया है कोई एवरेज फर्स्ट इनिंग्स टोटल से रिलेटेड, तो उनका अगला क्वेश्चन ये होगा कि इसमें डे नाइट मैचेस कितने हैं, डे मैचेस कितने थे, अच्छा एसोसिएट टीम्स जो हैं वो कितनी थी, किस महीने में वो वाले मैचेस हो रहे थे, उस टाइम क्या एटमॉस्फेयर था, मतलब वेदर क्या था। तो यहाँ तक भी जो है वो आपको इतना इन डेप्थ जाते हैं, डेप्थ जो है वो जाना पड़ेगा। ये तो बहुत छोटे से एग्जांपल थी एवरेज टोटल की, क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही होती है। वो क्रॉस आपको मतलब कि आपकी रिसर्च को वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी जो है वो अच्छे कमेंटेटर के साथ काम करके जो आपकी जो क्रिकेटिंग सेंस है, जो नॉलेज है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो रेट करेंगे जी, सबसे ज़्यादा मज़ा किस कमेंटेटर के साथ काम करने का आता है, कि आगे से रिस्पांस मज़े का आ रहा है, गपशप अच्छी चल रही है, तो रेट करेंगे, बताएं अपने एक्सपीरियंस में। सबसे ज़्यादा जो एंजॉय करते हैं वो इयन बिशप हैं, सही, और क्योंकि वो जिस तरह मैंने बोला कि डीपली एनालाइज करते हैं, तो फिर आपको उनको इन्फॉर्मेशन देने का मज़ा आता है। नासिर हुसैन इज़ वन कमेंटेटर आई रियली लाइक, और पाकिस्तान में भी उनकी बड़ी अच्छी फॉलोइंग है। उनकी गेम अवेयरनेस और जो जजमेंट है प्लेयर्स को, आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त है। सुपर सॉलिड। इयन स्मिथ हैं, उनकी जो एक एनर्जी है, जो उनकी वॉइस है, आप उसको भी बड़ा एंजॉय करते हैं। और पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे तो रमीज़ राजा तो वॉइस ऑफ क्रिकेट है पाकिस्तान की। बाजिद खान जो है ना वो मतलब कि उनकी गेम अवेयरनेस बड़ी ऑन, उनकी जो एनालिसिस है ना, मतलब कि प्लेयर को जज करना और कॉन्टेक्स्ट को लेकर आना, वो बड़ा स्ट्रांग एरिया है उनका। जब बाजिद खान आए थे इस फील्ड में ब्रॉडकास्ट में, तो मैं भी उसी टाइम पे आया था, तो शुरू से जो है उनके साथ है, तो वो भी एक आई थिंक बड़ा अच्छा एक फ्रेंडली भी उनके साथ एक एनवायरनमेंट है। तो मतलब बहुत से ऐसे नाम हैं, और मतलब कि कई ऐसे फिर लेजेंडरी फिगर्स हैं कि आपके अगर वो साथ बैठी हों तो वैसे ही आपको जो है मज़ा आ रहा होता है कि यार बचपन में इनको देखते थे, हमारे हीरोज़ थे, अब साथ बैठे हैं, जिस तरह वसीम अकरम है। तो वो एक अपना जो है कैरिस्मा लेके आए होते। रिकी पॉन्टिंग थी अभी वर्ल्ड कप में, मुझे शेन वॉर्न के साथ भी मैंने जो है 1-2 मैचेस किए हुए हैं, रिकी पॉन्टिंग के साथ तो हर काफ़ी ज़्यादा मैचेस किए थे अभी वर्ल्ड कप में। तो हर एक आई थिंक एक अपना फ्लेवर है, बट
स्टिल आई थिंक ईएन बिशप हो गए, नासिर हुसैन हो गए, ईएन स्मिथ हो गए, ये वो हैं कि जिनको कि आपको अगर आप घर में भी बैठे हो ना तो आपको सुनने का भी मज़ा आता है। नो देन और भी होंगे, मैं शायद किसी का नाम मिस कर रहा हूँ, ठीक है। हर्षा भोगले हैं। मैं इसी तरफ आने लगा था कि आप जो है इंडिया भी गए, वर्ल्ड कप आपने कवर किया, तो उधर आपका इत्तेफाक हुआ कि हर्षा भोगले के साथ भी आपने काम किया हो? बिल्कुल, उनके साथ तो वर्ल्ड कप ही नहीं, कई बायलैटरल सीरीज़ में भी मैंने उनके साथ जो है वो इंग्लैंड की एक सीरीज़ थी, इंग्लैंड इंडिया की 2018 की। अच्छा। तो उसमें जो है वो सीरीज़ उनके साथ की थी इंग्लैंड में। देन उनका तो मैंने एक इंटरव्यू भी किया था रिसेंटली अपने एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा। जो उनकी स्टोरी टेलिंग है और जो उनका अंदाज़ है कि अल्फाज का जो चुनाव है, जिस तरह विराट कोहली ने जो छक्के मारे थे हारिस रऊफ के, जब सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए, स्पेशली जो स्टोरीज वो लेकर आते हैं ड्यूरिंग कमेंट्री, इज अ वेरी गुड ब्रॉडकास्टर। और अच्छा मज़े की बात ये है कि लोग आजकल की जो जनरेशन है वो उनको क्योंकि टीवी के ऊपर देखती है तो सिर्फ एज ए कमेंटेटर जानती है। ही इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड राइटर। आप अगर उनके पुराने आर्टिकल्स निकाल के देखें, अब तो राइटिंग कम हो गई है क्योंकि ऑडियंस उस तरह से नहीं है। ही वॉज एन एक्सीलेंट राइटर, मतलब ही स्टिल इज, बट उस तरह आप वो लिखते नहीं है। इसी तरह आई थिंक कि संजय मांजरेकर एक ऐसे कमेंटेटर हैं कि जो हम बात कर रहे थे ना एनालिसिस के, हर कमेंटेटर की एक स्ट्रेंथ होती है, तो गेम को एनालाइज करने की स्ट्रेंथ और उसको जज करने की जो स्ट्रेंथ है ना, वो संजय मांजरेकर की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और क्योंकि वो आउटस्पोकन है तो अक्सर जो है लोग शायद समझते हैं कि यार ये किस तरह का ओपिनियन है। इंग्लैंड की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लैंड को हमने देखा है बेसबॉल क्रिकेट वो लेकर आए हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट लेकर आए हैं। और लेकिन आप ये नोट करें कि 19 वर्ल्ड कप के बाद से जब आगे 23 का वर्ल्ड कप आया, इंग्लैंड ने स्ट्रगल किया। फिर आपने देखा अभी जो इंडिया के साथ T20 सीरीज़ में स्ट्रगल किया। पाकिस्तान आए, पहला मैच तो अच्छा जीत गए बट अगले 2 मैचेस में टेस्ट सीरीज़ हार के चले गए। फिर आप देखें ये जो आपका अभी चैम्पियंस ट्रॉफी आया है उसमें भी इंग्लैंड और पाकिस्तान ऑलमोस्ट एक ही तरह से बाहर होते हमें नज़र आए हैं। क्या देखते हैं आप कि इंग्लैंड के साथ ये सब कुछ हो रहा है लेकिन मैनेजमेंट में चेंजेस उस तरह से नहीं आ रहे, कोचेस में उस तरह से वो एक यूं करके फ्रीक्वेंसी ऐसे नहीं हिल रही, तो ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान को हम देखते हैं बहुत वॉलेटाइल सिचुएशन नज़र आती है। क्या फ़र्क है दोनों में? उधर इतने बुरे रिजल्ट्स के बाद भी काम है, लेकिन यहाँ पर ज़रा सी कोई बायलैटरल सीरीज़ भी हिल जाए तो तबाही वाली फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। तो इस पे क्या ओपिनियन आप? देखिए, ये वही जो हम बार बार एक चीज़ को रिपीट कर रहे हैं इस पॉडकास्ट में, आई थिंक सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की बात हुई है वो स्टेबिलिटी की है। और आपको अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए बाज़ वक़्त वेट करना पड़ता है। सही है। तो जो भी है उन्होंने एक डिसीजन लिया कि ब्रेंडन मैकलम जो हैं वो पहले उनके टेस्ट कोच थे, अब वाइट बॉल हैं, तो वो ऐसा नहीं करेंगे कि इसको फ़ौरन जो है फारिग कर दिया। जिस तरह इससे पहले मैथ्यू मॉट थे, उनको भी उन्होंने एक रन दिया प्रॉपर। तो आई थिंक कि अब अगर मैथ्यू मॉट भी जो है उसकी कोचिंग में भी इंग्लैंड वाइट बॉल में अच्छा नहीं कर रहा वनडे में, और मैकलम की कोचिंग में भी नहीं कर रहा, दैट मीन्स कि प्रॉब्लम कहीं और है। तो इंग्लैंड ने जो है वो पोस्ट 2019 वर्ल्ड कप वनडे क्रिकेट को सीरियसली नहीं लिया। आप देखें मोस्टली जो उनकी होती थी बायलैटरल सीरीज, उनके लो की प्लेयर्स खेल रहे होते थे, और जो मेजर प्लेयर्स हैं वो रेस्ट कर रहे होते थे या कहीं और खेल रहे हैं। तो ये जो करंट जो प्रायोरिटी नहीं दिया, प्रायोरिटाइज की वजह से जो है ना उनकी वो वनडे की जो टीम है, फिर जो उनके कोर ग्रुप था जो हम अभी इंडिया में भी हमने बात की थी, वो एकदम से जो है बाहर चला गया। वो कुछ ऑब्वियसली एज फैक्टर्स थे, रिटायरमेंट्स थी, आउट ऑफ फॉर्म हो गए। अब बेस्टो हैं और जेसन रॉय थे, ऑयन मॉर्गन थे, मोइन अली थे, लियम प्लंकेट थे, ये 5-6 उनके की प्लेयर्स थे जो कि एकदम से बाहर हो गए। तो उसका जो एक वाइड था ना उसको अभी तक वो फिल नहीं कर पाए। तो और फिर देन जो वो एक हाई रिस्क क्रिकेट लेकर आए थे उसको बाकी टीमों ने कैचअप कर लिया। अगर पहले वो 350 कर सकते थे तो आज इंडिया भी 350 कर लेता है, साउथ अफ्रीका भी कर लेता है कंसिस्टेंटली। मतलब टाइम लगा लेकिन पहुंच गई। तो 2-3 सालों में बाकी टीम्स ने भी उस स्टाइल ऑफ क्रिकेट को जो है वो कैचअप कर लिया। सही है। तो वो जो उनका एक एक्स फैक्टर था वो भी खत्म हो गया। पहले तो उनका प्लस पॉइंट था ना कि हम 350 करेंगे। बल्कि अब तो मजहर भाई थोड़े से क्रिटिसाइज हो रहे हैं वो कि वो ये बात करते थे ना कि हम टेस्ट क्रिकेट को एंटरटेनमेंट के साथ जोड़ेंगे और एंटरटेनिंग क्रिकेट करेंगे, तो इस एंटरटेनिंग क्रिकेट के चक्कर में रिजल्ट्स नहीं आ रहे। अब देखिए ये अगेन आप अभी भी अगर उनके रिजल्ट्स देखेंगे ना इन द लास्ट 3 years तो वो पिछले 3 सालों से बेहतर हैं। सही है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खराब रिजल्ट है, वो जीते भी हैं। सही है। अपनी होम कंडीशंस में उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है। तो आई स्टिल थिंक कि उनका जो करंट स्टाइल ऑफ प्ले है वो पहले से बेहतर है, बट आपको रिजिड नहीं होना चाहिए।
आपको बाज़-औक़ात जो है वो चीज़ों को जो है वो सिचुएशनल तरीके एडजस्ट से भी करना है कि अगर आप इंडिया में जा रहे हैं तो मे बी वो स्टाइल ऑफ प्ले वहाँ पे ना चले। मज़र भाई टेस्ट क्रिकेट पे ज़रा बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि टेस्ट क्रिकेट जो है वो लगता है ऐसे कि शायद प्लेयर्स की प्रेफरेंस नहीं है, तो ऐसा है या ये वैसे ही लगता है हमें? देखिए पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं, और मेरा ख्याल है होने भी नहीं चाहिए। अगर आप रियलिस्टिकली देखें, क्रिकेट ठीक है, एक स्पोर्ट है, पाकिस्तानियों को उससे प्यार है, आपका पैशन है, आपकी आइडेंटिटी है, बट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल्सो ए प्रोफेशन। तो और इसमें जो भी प्लेयर्स हैं उनका एक बड़ा लिमिटेड सा करियर स्पैन होता है, 10 साल 15 साल, उसी में उन्होंने पैसे बनाने हैं। तो टेस्ट क्रिकेट की जो पाकिस्तान में जो वर्थ है वो आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ले लें, कोई प्लेयर है उसके लिए, या इवन जो टीवी रेवेन्यू है, स्पॉन्सरशिप है, वो उस तरह से नहीं है, तो इवेंचुअली फिर आपका इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा। आने वाले टाइम में आप देख रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान में पाकिस्तान ज़्यादा खेल रहा होगा। फॉर एग्जांपल अभी 2 मैचेस की सीरीज़ खेलते हैं तो कल को 3 मैचेस की सीरीज़ हमें मिल रही होंगी, कुछ इस तरह से आप देखते हैं डेवलप होता हुआ, या ये इसी तरह रहेगा कि 10-10 महीने बाद आपका आई थिंक इसी तरह नहीं रहेगा, ये मज़ीद ख़राब हो जाएगा, ये और कम हो जाएगा, क्योंकि मैं बात करूँ अगले 5-10 सालों की, तो जो चीज़ है जिसमें कि 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ 3 में कन्वर्ट हो सकती है, वो ये है कि आप 4 डे क्रिकेट कर दें। आप 5 दिन की टेस्ट क्रिकेट क्यों कर रहे हैं? आप अभी देखें, आपके 3 दिन में मैचेस खत्म हुए हैं। अगर आपने अगर इस तरह की पिचेस ना भी बनाए, जो डिसेंट पिचेस थी, इंग्लैंड के अगेंस्ट जो सेकंड टेस्ट मैच था वो ठीक पिच थी, तो उसमें भी आपके मैचेस 4 दिन में ख़त्म हो सकते हैं। तो अगर आप 4 दिन का टेस्ट मैच कर देंगे तो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आप 3 मैच की सीरीज़ कर लें। अभी एक न्यूज़ आई थी कि शायद 2028 से जो है वो इंग्लैंड ये प्लान कर रहा है कि वो पाकिस्तान को 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ के लिए बुलाए अपनी होम कंडीशंस में। अच्छा, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ हम ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के ऊपर तो नहीं मतलब कि रिलाई कर सकते कि सिर्फ उन्हीं के साथ 5 मैच की खेलें, तो बाकी सीजन्स में हमने क्या करना है। तो ये एक न्यूज़ आई थी टेलीग्राफ में इंग्लैंड में कि साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान उनके प्लान्स में हैं कि उनको इंग्लैंड बुलाया जाए फॉर 5 टेस्ट मैच सीरीज। बट मेरा क्वेश्चन ये है, 5 टेस्ट मैचेस के लिए आप बॉलर्स कहाँ से लेकर आएंगे? यहाँ पे तो चलो स्पिनर्स के ऊपर आपने 2 स्पिनर्स से पूरी सीरीज जीत ली, इंग्लैंड में तो स्पिनर्स नहीं होंगे। क्या आपकी कंट्री में इस टाइम ऐसे बॉलर्स हैं जो कि 5 टेस्ट मैच निकाल सकें? यहाँ पे तो 2 नहीं निकलते। लास्ट टाइम कौन सा आपका फास्ट बॉलर था जिसने 3 टेस्ट मैच खेले हों? मेरी मेमोरी में तो नहीं आता। नहीं, इंजर भी हो जाते हैं बीच में, इंजर हो आपकी फिटनेस लेवल उस तरह की नहीं है, प्लेयर्स का इंटरेस्ट नहीं है। ठीक हो गया। शान मसूद पहली 6 गेम्स जो हैं वो एज अ कैप्टन हार गए, लेकिन उसके बाद फाइनली रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। तो किस तरह से रेट करेंगे शान मसूद की कैप्टनसी को और उनकी जो एक ओवरऑल आइडियोलॉजी है जो उन्होंने पिच के ऊपर रखी, जिस तरह से उन्होंने प्लेयर्स मैनेज किए। हमने देखा कि अभी लास्ट सीरीज़ में बहुत ज़्यादा चेंजेस भी थे टीम सिलेक्शन में, तो कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली कैप्टन का भी रोल होता है उसमें। तो किस तरह से देख रहे हैं आप शान मसूद की कैप्टनसी को? देखिए, शान मसूद कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैट्समैन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जो गिवन टैलेंट है उसमें बेस्ट है। मतलब कि आप शान मसूद की में भी एवरेज देखें और कहें कि इसकी तो 30 की एवरेज है। मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ कि आप मुझे उनकी रिप्लेसमेंट में फिर कोई ऐसा प्लेयर ला के दिखा दें जो कि आपको 35 से 40 की एवरेज करके दे एज एन ओपनर, मिडिल ऑर्डर में नहीं। आपकी कंट्री में कोई नहीं है। मे भी कोई आएगा, पहला सीजन अच्छा चला गया, एक सीरीज़ अच्छी चली गई, जिस तरह अब्दुल्ला शफीक था, जो मैं सबको बहुत पसंद आ रहा था। ओह, हर मैच में 50 हो रहा है, हर मैच में 100 हो रहा है, 50 की एवरेज हो गई है, लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ? वो नीचे आ गई ना एवरेज। तो टेस्ट क्रिकेट स्पेशली आजकल के दौर में पाकिस्तान में इजी नहीं है। एक तो 7-8 महीने के बाद टेस्ट मैच होता है। अभी पाकिस्तान ने जो अगले ये जो कब खेला है, जनवरी में खेला है टेस्ट मैचेस 2, 10 महीने बाद होना, तो अगले 15 महीनों में 2 टेस्ट मैच है। तो उन 2 की तैयारी कैसे होगी? जो प्लेयर्स हैं, जो सिंगल फॉर्मेट प्लेयर है, जैसे शान मसूद है जो कि ज़्यादा T20 वगैरह नहीं खेलता, चल PSL खेलेगा, तो उसने कहाँ पे जो है उसका जो रिदम है, जो मोमेंटम है, वो कहाँ से आएगा? इसी तरह जो आपके टेस्ट के जो कुछ बॉलर्स हैं, खुरम शहजाद वगैरह, ये कहाँ पे खेलेंगे? तो आई थिंक के ज़्यादा जो है हमें एक्सपेक्टिंग करना चाहिए अपनी टेस्ट टीम से। जो आपके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जिस तरह न्यूजीलैंड है, उन्हीं में आप रहें और मतलब कि अपनी बिसात से बाहर ना सोचें। बायलैटरल सीरीज़ कितनी इंपॉर्टेंट होती है? जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, आप ही ने अभी बताया था कि इंग्लैंड ने अपना इंटरेस्ट लूज़ कर दिया था इन वाइट बॉल क्रिकेट आफ्टर 2019 वर्ल्ड कप, और वो इंटरेस्ट लूज़ आपको बायलैटरल सीरीज़ में ही मिल रहा होता है, जहाँ आप बिल्कुल ही फ्रेश लोगों को मौके दे रहे होते हैं। पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड हमने देखा है कि अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम
अक्सर हम भेज रहे होते हैं, चाहे जिम्बाब्वे हो चाहे नेपाल हो। ये तो छोटी टीम्स मैंने बता दी, बड़ी टीम्स के अगेंस्ट तो डेफिनेटली हमारे जो मेन टीम जो है हमारी वो जारी होती है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि शफलिंग होना शुरू हुई है और डिफरेंट फॉर्मेट्स में डिफरेंट प्लेयर्स अब भेजे जा रहे हैं। तो कितनी इंपॉर्टेंट होती है बायलैटरल सीरीज़? क्या ये इस तरह की सीरीज़ होती है कि इसमें आप टेस्ट एंड ट्राई करो फॉर द बिग इवेंट, या क्या ये सीरीज़ जीतना जो है, जैसे कि हमने पहले पाकिस्तान को हमेशा देखा है, ये बहुत ज़रूरी होती है जीतना? क्या अप्रोच लेनी चाहिए बायलैटरल में? देखिए, आपकी ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि हमने जो है वो जीतना है। बायलैटरल क्रिकेट किसी दौर में मैं समझ सकता हूँ कि अगर इंडिया पाकिस्तान आ रही है, 5 मैच की वनडे सीरीज़ खेल रही है, वो इंपॉर्टेंट थी। वो इट वाज एज गुड एज यू कैन से चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि बड़ी टीम है, राइवलरी है, और आपकी 5 मैच की सीरीज़ हो गई। और वो 5 मैच की सीरीज़ होती थी कोई 2-4 साल के बाद, तो एक उसकी वैल्यू होती थी। ओके। तो अभी अगर कोई इस तरह की सीरीज़ है जिसमें कि अगले आपके ओपोनेंट्स हैं, उन्होंने अपनी आधी टीम को रेस्ट करवाया हुआ है, तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप भी आधी टीम को रेस्ट करवा दें, क्योंकि वनडे क्रिकेट कम होती है और आपका वर्ल्ड कप है। तो वनडे क्रिकेट को बेशक आप फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ ही खेलें, लेकिन एक्सपेरिमेंट को जो है ना वो आपने नहीं छोड़ना। बायलैटरल में भी ऑस्ट्रेलिया में और कंडीशंस हैं, साउथ अफ्रीका में और हैं, पाकिस्तान में और हैं। तो आई थिंक वो एक्सपेरिमेंट का जो एक एलिमेंट है ना, वो उसको आपको साथ साथ रखना पड़ेगा। मेरा ख्याल है एक्सपेरिमेंट करना भी चाह रही होती है हमारी टीम। हमने बड़ी दफ़ा देखा है कि एकदम नया स्क्वाड आया है और फिर वो एकदम से वाइट वॉश। देखिए, उस पर पॉइंट ये है कि आपने एक्सपेरिमेंट किया ऑस्ट्रेलिया में, हाँ दैट डज नॉट मीन कि वो वाला एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान में भी कामयाब होगा, या वो वाला जो मॉडल है। सही है। तो वो नहीं, लेकिन अगेन इन ऑर्डर टू विन द गेम होना पड़ेगा ना, इन ऑर्डर टू हैव अ गुड एक्सपेरिमेंट। तो फिर तो आप बेशक ना करें ना, फिर तो आप अपना नया स्टॉक देखिए, ट्राई करें। दूसरा ये है कि आप अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें, अगर आप सीरीज हार भी गए हैं लेट्स से, तो यार इसका ये मतलब तो नहीं आप कैप्टन को चेंज कर दें या कोच को चेंज कर दें। इसी तरफ मैं आना चाह रहा था। तो आई थिंक के प्लेयर्स को भी आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिलैक्स करना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि भाई टेक इट इजी, बायलैटरल सीरीज है, हार भी गए, आपकी जॉब कहीं नहीं जाएगी। सही है। ठीक है, हमारे आप प्लान्स में हो, हमने अगले 2 साल की प्लानिंग की हुई है। योर करंट टॉप 3 बैटर्स इन ऑल फॉर्मेट्स? करंटली विराट कोहली, आई नो कि T20 आई से वो रिटायर हो गए हैं, बट IPL तो वो खेलते ही हैं। ट्रेविस हेड, शुभमन गिल, आई थिंक कि अभी तीनों फॉर्मेट्स को वो अच्छा खेल सकते हैं। आई नो कि टेस्ट में उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं है, बट आई थिंक ही कैन बी गुड। मेक इट। ठीक हो गया जी। करंट टॉप 3 बॉलर्स इन ऑल फॉर्मेट्स? जसप्रीत बुमराह, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क। बेहतरीन बेहतरीन। फैब 5 को अगर हम रेट कर लें फ्रॉम 1 to 5 तो क्या होंगे? फैब 5 में बाबर आजम को आप काउंट कर रहे हैं? डेफिनेटली। यार देखिए, गेंद बहुत ट्रिकी है। अगर आप आज से 3 साल पहले पूछते तो शायद बाबर आजम जो है वो टॉप 2 में, टॉप 3 में होते हैं। बट आई थिंक करंटली गोइंग बाय द परफॉर्मेंसेज और अचीवमेंट्स, आई वुड से विराट कोहली, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, जो रूट एंड बाबर आजम। ओके, फेयर इनफ। फ्यूचर फैब 5 यू सी? फ्यूचर पाकिस्तान से तो आई एम श्योर के साइम अयूब तीनों फॉर्मेट्स में मुझे काफ़ी उम्मीद है कि हमें सर्व करेंगे इन द कमिंग ईयर्स। रचिन रविंद्र आई थिंक एक अच्छे प्लेयर हो सकते हैं तीनों फॉर्मेट्स के। देन जायसवाल फ्रॉम इंडिया, और तीनों फॉर्मेट्स में हो। दैट्स बिट ट्रिकी, क्योंकि आजकल तीनों फॉर्मेट्स के जो प्लेयर्स हैं उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल है। आई थिंक शुभमन गिल तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएंगे, क्योंकि अभी आपने पीछे, हाँ ऑब्वियसली, मतलब कि अगर तो आप उसको भी अलाउ कर रहे हैं मुझे कि मैं उनको भी मेंशन कर सकता हूँ, तो आई थिंक शुभमन गिल और जेकब बेथल एंड हैरी ब्रुक। ज़बरदस्त जी, वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं अपने फाइनल सेगमेंट की तरफ, और हमारे सेगमेंट का नाम है जी सच मिर्च। इसमें आपने या सच बोलना होगा या आपको मिर्च खानी पड़ेगी। वाकई खानी पड़ेगी? हाँ हाँ, मिर्चें लाए जी। ये जनाब हमारा बड़ा ही ख़ास सेगमेंट है, और इसमें आपके लिए ये वाकई रियल मिर्च है? यस यस यस, ये देखिए आप, स्पेशली बड़ी स्पेशल आपके लिए हमने ये मंगवाई है। हम तो चाहेंगे कि 2-3 खा लें, लेकिन कम से कम एक आपको खानी पड़ेगी। तो आप कोई ऐसी बात जो आप ना बताना चाहें तो आप मिर्च खा लिएगा। तैयार है? चलें, करते हैं कोशिश। चलें जी। पहला सवाल बड़ा ही गूगली किस्म का सवाल है। कभी आपने ऐसा स्टैट जो है वो रिपोर्ट किया है कमेंटेटर्स को, या कहीं आपने मेंशन किया हो जो गलत हो गया हो और बाद में जो है वो आपने छुपा लिया हो, किसी को पता ही ना हो, आज तक गोल हो गई बात? तो वो स्टैट या तो बता दें कि वो क्या मोमेंट था, क्योंकि ज़ाहिर है इतना लंबा करियर है आपका, कभी तो गलती हुई होगी। एक बार हुआ था, और लकीली वो आप कह लेंगे करियर के बहुत शुरू में हुआ था। अच्छा। तो मतलब कि कुमार संगकारा जो हैं वो
0 के ऊपर आउट हो गए टेस्ट मैच में। अच्छा। और मैंने जब स्टैट्स देखे तो जो स्कोर कार्ड होता है ना उसके अंदर रन्स, मिनट्स और बॉल्स आ रही होती हैं। तो वो पहली बार जो है मुझे लगा कि वो पहली बार फर्स्ट बॉल के ऊपर आउट हुए हैं, कि उनकी पहली फर्स्ट बॉल डक है। लेकिन वो मैंने पहले भी एक बार हुए थे वो, लेकिन वो मैंने मिनट्स देखे थे, वो 1 आ रहा था, तो मुझे लगा कि वो शायद बॉल है। ओह। तो वो मेरे से एक शुरू में गलती हुई थी, ये बात है 2014 की। तो मुझे एकदम से जो है ना कि यार ये मैंने क्या कर दिया। तो मैंने वो कमेंटेटर थे उस टाइम, आई रिमेंबर HD एक्करमैन, तो मैंने उनको अपोलोजाइज़ किया। मैं नया नया था तो उनको भी लगा कि यार इसने क्या कर दिया, हाँ। क्योंकि कमेंट्री में मेंशन हो गया कि तो लेकिन ये है कि फिर मुझे जो उस टाइम जो थे प्रोड्यूसर्स वगैरह उन्होंने मुझे बैक किया। पहले बता दिया था किस तरह, हालांकि मैं छुपा भी सकता था। अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त है जी। चलें आगे बढ़ते हैं। पहले सवाल पे तो मिर्च नहीं खाई गई। अगला सवाल है जी, मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट इन द कमेंट्री बॉक्स। देखें वो काम के हवाले से नहीं थी, वो ये थी कि एक कमेंटेटर थे, उन्होंने अपना कोट जो है ना, जो जैकेट होती है, उन्होंने ना वो चेयर पे लटकाई हुई। तो मैं इस तरह कॉफ़ी लेकर आ रहा था, उनकी कॉफ़ी के ऊपर जो है वो, उनके ऊपर नहीं कोट के मतलब ऊपर, उनके वो जो जैकेट होती है, हाँ 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 ऑब्वियसली उसमें उन्होंने जो है वो टीवी पे शो भी करना था। हाँ। तो कमेंटेटर भी बहुत बड़े थे, नाम नहीं लूंगा। नाम ले लें या मिर्च खा लें, कुछ तो ये नहीं तो नहीं, ना मैंने आपको बता दिया, आंसर मैंने कर दिया। तो मैं एकदम से मैंने कहा, बट इट वाज सो नाइस, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हो जाता होता है। तो मुझे लग रहा था कि शायद कोई ऐसी जो है वो लड़ाई ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने टीवी पे भी जाना था। अपने जिन कमेंटेटर्स के साथ आप काम कर रहे होते हैं, उनकी कोई एक ऐसी हैबिट बताएं जो दुनिया को नहीं पता। ये हैबिट आप देखें, ये इसमें मैं आपको पकड़ सकता हूँ। हैबिट अच्छी भी हो सकती है, मैं अगर किसी की अच्छी हैबिट बता दूंगा तो नहीं, कोई ऐसी हैबिट ना जो दुनिया से छुपी हुई है। तो वो अच्छी चीज़ भी हो सकती है। कोई बुरी हैबिट बता देना। नहीं, बुरी हैबिट तो नहीं। मैं आपने देखें, ये तो आप क्वेश्चन चेंज कर दी। जो आपने क्वेश्चन किया था कि कोई ऐसी हैबिट बताएं जो दुनिया को नहीं पता, वही बता दें, अच्छी हैबिट बता दें, छुपाई हुई है भाई उन्होंने। मैं ये आपको बता सकता हूँ कि कई ऐसे कमेंटेटर हैं कि उनके वर्क एथिक्स जो हैं वो ऐसे हैं कि वो इवन जो मैच हो रहा होता है ना, उसका पूरा स्कोर कार्ड वो लिखते हैं। जिस तरह चले मैं लेट से कि मैं नाम ले लेता हूँ, एलन विल्किंस हैं, हाँ, तो उनका ये स्टाइल है कि वो पूरा स्कोर कार्ड अपने हाथ से लिखते हैं, क्या बात है, ताकि वो चीज़ उनको मेमोराइज रहे। और ये ह्यूमन नेचर है कि जो आप चीज़ लिखते हैं आपको याद रहे। याद रहती है। और भी इस तरह के होंगे दिस इज वन ऑफ द हैबिट्स। हाँ जी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि वो इस तरीके से जो है वो चीज़ों को मेमोराइज करते हैं। लास्ट 10 years में लीस्ट फेवरेट पाकिस्तान का कैप्टन कौन? सलमान अली आगा। यार ये ना करें यार, वो तो अभी तो वो जुमा अभी तो लीस्ट फेवरेट अभी तो खेला ही नहीं है वो। तो यही तो हम कह रहे हैं कि यार जो T20 में उसकी जगह नहीं बनती तो वो कैप्टन कैसे बन? फुल सेफ आप चले गए फिर से। फुल सेफ क्या? आपने नाम पूछा, आपको नाम बताया। आपका बेस्ट कैप्टन इन T20 क्रिकेट? शादाब खान। T20 कैप्टन पाकिस्तान के लिए भी किया उन्होंने? पाकिस्तान के लिए किया है, लेकिन वो आप कह लेंगे अगर बाबर आजम इंजर्ड थे तो उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे किया है। यहाँ अगर उनको रेस्ट करवाया गया तो अफगानिस्तान में किया, तो ज़्यादा मैचेस उनको नहीं मिले, बट बेस्ड ऑन हिज PSL एक्सपीरियंस और वहाँ पे जो जिस तरीके की वो क्रिकेट वो लेकर आए हैं, एक जो हम बात करते हैं मॉडर्न डे डेटा ड्रिवन भी, वो मुझे उनमें एक थोड़ा सा स्पार्क नजर आता है। मे बी ग्लोबली शायद उतने अच्छे ना हो, आप उनको बाकियों से कंपेयर करें, बट पाकिस्तान में आई थिंक ही समबडी जो कि आपके काफ़ी मसलों का हल कर सकते हैं। चलें जी, सेगमेंट तो हमारा खत्म हो गया। सो के अगले पॉडकास्ट में पकड़ूंगा मैं आपको। अगले पॉडकास्ट में आप लाल वाली मिर्च ना ले आइएगा। वही लानी पड़ेंगी, ये ले जाए जी। चलें जी आगे बढ़ते हैं। फाइनल सेगमेंट हमारा, जनाब पेपर और पेंसिल अपने आगे कर लें, क्योंकि अब बारी आ गई है गोबीज वर्ल्ड 11 की। गोबीज वर्ल्ड 11 जी आप बनाएंगे, ये हमने सिलसिला शुरू किया था चैंपियंस ट्रॉफी से। नहीं, वर्ल्ड 11 करंट है या करंट वर्ल्ड 11 है अवेलेबल प्लेयर्स के ऊपर, जो प्लेयर्स इस वक्त अवेलेबल हैं जो कि इंजर्ड नहीं हैं। ODI फॉर्मेट में आपको इसकी लिस्टिंग दूंगा। सो दीज आर द स्क्वाड्स, आप इन स्क्वाड्स को देख सकते हैं और इनकी बेस पे आपने गोबीज वर्ल्ड 11 बनानी है। सो द रूल्स आर कि आप एक टीम में से 2 प्लेयर्स ले सकते हैं और आपने 11 लड़के पूरे करने हैं, इंक्लूडिंग अ कीपर, और बाकी आपका मिक्स जो है वो आप बताएंगे। जो सबसे पहले पिक होगी विराट कोहली नंबर 3 के ऊपर। बिल्कुल ठीक है। और रचिन है, रचिन ओपनर बेहतरीन। ओपनर। दूसरा मैं नंबर 7 के ऊपर रखूंगा मिचेल सेंटनर को, बेहतरीन। इंडिया से नंबर 3 के ऊपर हो गए कोहली। और रचिन के साथ रोहित शर्मा वैसे अच्छे लगेंगे ओपन करते हुए। नहीं, लेकिन मैं क्योंकि इंडिया से जो है वो वरुण चक्रवर्ती को पिक करना चाह रहा हूँ। हाँ, यस।
न्यूजीलैंड के भी 2 हो गए और इंडिया के भी 2 हो गए। नंबर 5 के ऊपर मैं रखूँगा साउथ अफ्रीका के क्लासन को। और एक और अगर कोई साउथ अफ्रीका से पिक हो सकता है, रबाडा। ज़बरदस्त। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो नंबर 4 पे मैं रखूँगा जॉश इंग्लिश को। कीपर भी यही खेलेंगे या क्लासन को खिलाएंगे? नहीं, 4 कीपर आप किसी को भी कर दें, क्लासन भी कर सकते हैं, इंग्लिश भी कर सकते हैं। और एक ओपनर अभी भी मिसिंग है, क्योंकि आपने ये कंडीशन लगाई हुई है कि हर टीम से जो है ट्रेविस हो सकता है। ट्रेविस ऑस्ट्रेलिया से अच्छा हुआ ना वहाँ पे रोहित शर्मा को नहीं पिक किया, वरना ट्रेविस हेड बाहर हो जाते। रचिन, ट्रेविस हेड, कोहली, जॉश इंग्लिश, क्लासन। 7 के ऊपर आपके पास अब 2 स्पिनर हैं। अब हमें चाहिए हैं 2 फास्ट बॉलर। नंबर 8 के ऊपर मैं रखूंगा अजमत उमरजई को। ये फैंटास्टिक इसकी वैसे कैंपेन रही है। ये बैट्समैन भी हैं, नंबर 1 और भी आ सकते हैं, और अभी आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी थे। पाकिस्तान रह गया था, बांग्लादेश रह गया था, एंड अफगानिस्तान, इंग्लैंड भी रहता है। इंग्लैंड रहता है। आर्चर है आपके पास, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, आई थिंक जोफ्रा आर्चर। नो पाकिस्तानी एज येट गाइस। फास्ट बॉलर, अब आपकी फास्ट बॉलिंग में रबाडा, आर्चर और अजमत 3 हुए हैं फास्ट बॉलर। और स्पिनर्स में आपके पास चक्रवर्ती है, सैंडनर है, और पार्ट टाइम स्पिन के अंदर जो है वो रचिन और ट्रेविस हेड। तो हमारी वो बॉलिंग कवर्ड है। नंबर 6 के ऊपर आपको एक पावर हिटर चाहिए, और वो अफगानिस्तान से भी हो सकता है अभी, क्योंकि अफगानिस्तान का एक प्लेयर रहता है। आई वुड स्टिल पिक जॉस बटलर। ये ले, वेरी कूल। तो रचिन, ट्रेविस हेड, विराट कोहली, जॉश इंग्लिश, हेनरिक क्लासन, जॉस बटलर, मिचेल सेंटनर, अजमत उमरजई, चक्रवर्ती, आर्चर एंड रबाडा। फास्ट बॉलिंग थोड़ी सी इसमें वीक है। वीक नहीं है, कम है आपके पास। हाँ, क्योंकि आई थिंक एक जेन्युइन जो है वो क्विक होना चाहिए था इन प्लेस ऑफ अजमतुल्लाह उमरजई। बट क्योंकि आपने वो एक कंडीशन लगाई हुई थी कि हर टीम से 2 कर सकते हैं, तो आई थिंक मे बी दैट्स द बेस्ट 11 दैट आई। आपके जो 5 बॉलर्स हैं वो 5 हैं, रबाडा, आर्चर, चक्रवर्ती, उमरजई एंड सेंटनर। ठीक है। एंड पार्ट टाइमर्स आर ट्रेविस हेड एंड रचिन रविंद्र। तो यू हैव गॉट रचिन रविंद्र एज वेल। हाँ, तो 6 बॉलर्स भी आपके 6 बॉलर का भी इशू। जबरदस्त जी, वेरी नाइस टीम, बेहतरीन हो गया। ले मजहर भाई, फिनाले की तरफ बढ़ते हैं। फ्यूचर एनालिस्ट जो हैं, जो इस काम में आना चाहते हैं, स्टैटिस्टिशियन बनना चाहते हैं, क्रिकेट के अंदर काम देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उनके लिए आप किस तरह की गाइडलाइन देना चाहेंगे? क्या करना चाहिए यंगस्टर्स को हमारे मुल्क में जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मैं अक्सर मुझे लोग मैसेजेस करते हैं, और वो सिर्फ स्टैटिस्टिशियन ही नहीं, जो ब्रॉडकास्ट से रिलेटेड जो दूसरे रोल्स होते हैं या मीडिया से रिलेटेड है, उसके अंदर उनका इंटरेस्ट है। बट मैं हमेशा उनको यही बोलता हूँ कि अनटिल अनलेस के आप जो है वो ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म या मैस कॉम की फील्ड में नहीं है, और आपका एकदम से इरादा बना है कि आपने जो है वो इस फील्ड में भी आप आ सकते हैं, जो कि अक्सर ऐसे होता है, तो आप अपनी स्टडीज़ के ऊपर फोकस करें जो आप करंटली स्टडी कर रहे हैं, और क्रिकेट को आप पार्ट टाइम लेके चलें। सही है। अगर आप में स्किल है और टैलेंट है, तो आजकल अपने आप को एक्सप्रेस करने का बहुत आसान तरीका है। आपके पास यूट्यूब है, आपके पास इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, तो आप अपने व्यूज़ को जो है वो एक्सप्रेस करना शुरू करें। सही है। लिखना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर क्रिकेट में किसी भी तरह से मीडिया में आना चाहते हैं, तो राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको आर्टिकल्स लिखने का, रिसर्च को लिखने का जो है वो रिटन फॉर्म में जब आप उसको प्रेजेंट करना शुरू करेंगे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपको वीडियोस में भी हेल्प करेगी। ग्रेट। आप अपनी स्टडीज़ को जो है ना वो डीरेल ना होने दें। क्योंकि अक्सर लोग, मैंने ये भी देखा है कि इंजीनियर बन रहे हैं और एकदम से उनको हुआ है कि यार हम तो मतलब क्रिकेट में भी आ सकते हैं, तो इट डज नॉट वर्क दैट वे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका कोई फ्यूचर नहीं होगा, बट फर्स्ट कंप्लीट योर डिग्री एंड देन इसको पार्ट टाइम लेके चलें। और जो लोग जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं वो डायरेक्टली भी आ सकते हैं, उसमें आ सकते हैं, लेकिन उसमें भी मैं ये कहूँगा कि आप खुद को सिर्फ क्रिकेट तक महदूद ना रखें, क्योंकि देखें पाकिस्तान में कोई इस तरह की डिग्री तो है नहीं कि आपको सिर्फ क्रिकेट जर्नलिज्म या क्रिकेट के ऊपर ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म जो है वो पढ़ाया जाए, या कोई जो है क्रिकेट डेटा या क्रिकेट ब्रॉडकास्ट के ऊपर। तो आपने अपने एवेन्यूज को जो है वो ओपन रखना है। लेट्स से कि अगर आप एक एडिटर हैं, तो आपने सिर्फ ये नहीं सोचना कि आपने सिर्फ क्रिकेट की वीडियोस को ही एडिट करना है। सही है। अब तो मतलब कि इतना ज़्यादा ये स्कोप है इस चीज़ का कि जिस तरह पाकिस्तान में टूरिज़्म भी है, और भी कई जो है फूड की इतनी जो है वो अपना व्लॉगिंग हो रही है,
तो कभी भी आप अपने टैलेंट को आपने लिमिटेड नहीं करना। ज़बरदस्ती। थैंक यू सो मच मज़हर अरशद साहब, आपने टाइम निकाला, बहुत ज़्यादा टाइम आपने हमें दिया और बड़ी ज़बरदस्त मेरा ख्याल है गुफ्तगू हुई। टोटल हमने राउंड अप कर दिया 2025 से पहले तक की जो क्रिकेट होती रही है उसको। बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने का। थैंक यू सो मच। सो दिस इज़ इट फ्रॉम ऑफ टॉपिक, पावर्ड बाय गोबीज पेंट्स। अगर आपने अभी तक ज़ल्मी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से पहले कीजिए ताकि बेहतरीन स्पोर्ट्स कंटेंट से आप अपडेटेड रहें। मिलते हैं बहुत जल्द। खुदा हाफिज़।